जो स्पेशली फीमेल डॉग्स होती हैं, उनकी इतनी बुरी कंडीशन होती है क्योंकि उनको सिर्फ एक कहते हैं कि बच्चा देने की मशीन की तरह रखा जाता है कि वो जब तक बच्चे दे रही है उसको तब तक रखा हुआ है, बुद्धि हो गई वो बूढ़ी हो गई और बच्चे नहीं दे सकती, उसको छोड़ देते हैं बाहर। जो पोल्ट्री फार्म्स हैं वहाँ पर मुर्गियों की क्या हालत होती है, कुछ अंडों के लिए उनकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद की जाती है। जिस पोल्ट्री फार्म में स्टैंडर्डाइज नहीं है, मतलब बस उन लोगों को बोल दिया जाता है किसी तरह इन लोगों को मारो। जिस पोल्ट्री फार्म में ग्राइंडर नहीं होता है तो वो तो हद, मतलब उसका तो क्रूएल्टी का कोई वर्णन ही नहीं है कि मतलब वो लोग, उन लोगों को बस मारना है तो वो या तो आग लगा देते हैं, जला देते हैं, उसके ऊपर चल मतलब वो तो कुचल के चल चल देते हैं ऐसे। जिंदा चूजे। हाँ हाँ, जिंदा चूजों पे मतलब वो बांध देते हैं किसी बैग के अंदर डाल के, उन लोग के ऊपर चल देते हैं कि भाई कुचल के मार डालो, पानी में डुबो देते हैं। बहुत बड़ा पोल्ट्री फार्म था वो, तो उसने जितनी भी मुर्गियां थी वो इतने छोटे, मतलब आप मानिए कि एक A4 साइज का जो पेपर होता है उतना ही स्पेस एक मुर्गी को दिया गया था। उसी जगह पे उसको खड़े खड़े अपनी पूरी जिंदगी बितानी है, वहीं वो खड़े खड़े अंडे देती है, खड़े खड़े सोती है। और कई बार तो ये भी देखा गया है कि मतलब गाय कटने से पहले तक उसका दूध निचोड़ के लिया जाता है, फिर उसको काटते हैं। मुस्लिम्स जो हैं वो बेसिकली इसको एक रीज़नेबल चीज़ बना देते हैं, ये कह के कि अगर हम इन्हें मारेंगे नहीं तो ये इतने तादाद में हो जाएंगे कि ये हमारे लिए ही दुष्प्रभाव पैदा करना शुरू कर देंगे। अगर हम उन लोग को नहीं खाएंगे तो वो लोग ब्रीड ही नहीं किए जाएंगे। अगर ब्रीड ही नहीं किए जाएंगे तो वो ऐसे बढ़ते कैसे जाएंगे? ऐसे नॉर्मल नेचुरली वो लोग इतना ज्यादा बढ़ते नहीं है। एक्टिविस्ट के हिसाब से कितना सही है कि घर में लोग बाग ब्रीडिंग करते हैं और वो बेचने लगते हैं। हमारे जो कुछ मंदिर हैं जहाँ पर आज तक ट्रांसपोर्टेशन नहीं पहुँचा है, वहाँ पर आज भी जानवरों को ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जाता है। मेरे ख्याल से कोई ऐसा होगा जो पॉडकास्ट देख रहा है उसने केदारनाथ का हाल ना देखा हो। जैसे हम ह्यूमंस के लिए 102 एक एम्बुलेंस डायल है, तो क्या जानवरों के लिए भी कुछ ऐसी एम्बुलेंस सरकार ने बनाया हुआ है या कोई संस्था है ऐसी? एक गाय हर 1.5 साल 2 साल में एक बच्चा देती है। 9 महीने में वो एक बच्चा पैदा करती है। वो उठ के खड़ी होने का उसको हालत में वो नहीं रहती है। 10 दिन के अंदर अंदर उसको फिर से आर्टिफिशियली उसको प्रेग्नेंट किया जाता है। आप लोगों का जो मोटिव है कि आप जानवरों को और इंसानों को साहस सहमति से एक साथ रहे, तो इसके लिए मेजर स्टेप और इनिशियल स्टेप क्या करने चाहिए फिर? राधे राधे दोस्तों, मैं ट्रू शब्द की चर्चा सीरीज़ में एक और चर्चा लेकर आया हूँ, जिसमें हम जानेंगे जानवरों पर हो रहे अत्याचारों के बारे में, और ये उन्हें डंडा मारने तक बिल्कुल सीमित नहीं है। आप इस चर्चा में जानेंगे कि उनके ऊपर किस तरीके से हर एस्पेक्ट में अत्याचार किया जाता है। ऐसी बातें आपको जानने को मिलेंगी जिससे आपका दिल रो पड़ेगा। और हम जानेंगे एनिमल राइट्स के बारे में। तो जो पेट लवर्स हैं और जो एनिमल एक्टिविस्ट बनने के बारे में सोच रहे हैं वो इस पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखें। और इस चर्चा में मेरे साथ हैं मनीषा जी और अवंतिका जी। मनीषा चौधरी शर्मा जो कि अभी एक आईटी प्रोफेशनल से एंटरप्रेन्योर बन चुकी हैं और इनका बिजनेस डेयरी क्रूएल्टी के अगेंस्ट में है। ये हमें डेयरी के ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत अच्छे से समझाएंगी भी, और ये उनको प्रोड्यूस भी करती हैं। और ये इनका मानना है कि डेयरी बिज़नेस एक क्रूएल्टी बिज़नेस है। ये 6 साल से एनिमल राइट्स के बारे में चर्चा कर रही हैं और 6 साल से ही एनिमल एक्टिविस्ट हैं। और अवंतिका माथुर जो कि एक एनिमल एक्टिविस्ट हैं और मॉडल हैं। ये पीडूस ऑर्गेनाइजेशन नाम की एक संस्था में टीचर हैं, जहां वह बच्चों को सिखाती हैं कि कैसे वो एनिमल के साथ प्यार और लगाव से रह सकते हैं और उन्हें एनिमलों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। और ये भी एक 6 साल से वीगन लाइफ जी रही हैं और एनिमल एक्टिविस्ट हैं। आइए इनका स्वागत करते हैं। राधे राधे। आप दोनों का स्वागत है ट्रू शब्द की इस नई पॉडकास्ट सीरीज़ पर। तो कैसे अवंतिका जी और मनीषा जी, आपके जीवन में ऐसा क्या घटित हुआ या किस
क्या चीज़ आपने ऐसी देखी जिस वजह से आपके मन में ये भाव आया कि जानवरों के प्रति आपको कुछ एक्शन लेना चाहिए? मैं बचपन से ही बहुत जानवरों के प्रति मेरा बहुत स्नेह और बहुत प्यार था। हमारे सबके घरों में हम लोग कुत्ता बिल्ली पेट्स रखते हैं, तो कंपेनियन के तौर से या दोस्त के तौर से हमारे घर में हमेशा जानवर रहते हैं। तो लगाव तो बचपन से ही था, लेकिन जैसे मैं बड़ी होती गई, रास्ते में जो आवारा कुत्ते रहते हैं, उन लोगों के प्रति जो क्रूरता होती है, वो सब के बारे में जब मैं और जानने लगी, तब लगा कि हमारी ज़िंदगियाँ उन लोगों से कितनी आसान है और उन लोगों को कितनी मुश्किलें झेलना पड़ता है। तो तब मुझे लगा कि नहीं, इन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। जब मैं उन लोग के लिए रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन ये सब चीज़ों में मैं इन्वॉल्व होने लगी, तब धीरे-धीरे मुझे और पता चला कि जिन जानवरों को हम लोग इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए या पहनने के लिए, ये जो फार्म्ड एनिमल्स होते हैं, उन लोगों के प्रति कितनी क्रूरता होती है। धीरे-धीरे वो सब के बारे में जब जागरूक हुई, तब मुझे लगा कि नहीं, मतलब इतनी इस लेवल पे क्रूरता उन लोग के साथ होती है, तो मतलब ये हमारे एज़ ह्यूमन बीइंग्स ये हमारा कर्तव्य है कि हम उन लोग के लिए कुछ करें। क्योंकि हमारा समाज जैसे-जैसे और एडवांस हो रहा है और आगे बढ़ रहा है, तो हमको सबको लेके चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ इंसानों की ज़िंदगियाँ आसान होनी चाहिए या सुख सुविधाओं से भरी होनी चाहिए। जानवरों की भी अधिकार है, जानवरों को भी स्वतंत्र जीने का हक है, तो उन लोगों के लिए भी ज़रूर कुछ करना चाहिए। तो ये मेरा जर्नी रहा है। जी, और अवंतिका जी आपका? मेरा भी बिल्कुल मनीषा जी जैसा ही रहा है कि बचपन से हमारे घर में डॉग्स थे और हमेशा से ही जानवरों के प्रति प्यार की भावना रही हमारे अंदर कि कुछ ना कुछ उनको खाना देना या फिर आसपास जो सड़क पे कुछ जानवर हैं उनको कभी खाना देना, पानी देना, ये सब चीजें थी। लेकिन फिर एक पॉइंट के बाद आके जब मैंने ये चीज रियलाइज करी कि किस तरह से क्रूरता होती है, बाकी जो फार्म्ड एनिमल्स होते हैं उस इंडस्ट्री में कितनी क्रूरता भरी हुई है, तो वो देख के मुझे लगा कि मैं इस चीज को सपोर्ट नहीं कर सकती। तो उसके बाद से ही मैंने डिसाइड किया कि आज से मैं कोई भी तरह के एनिमल प्रोडक्ट्स का यूज नहीं करूंगी। तो उसके बाद से ही मैं वीगन बन गई। तो 6 साल पहले मेरी ये वीगन बनने की जर्नी शुरू हुई है एंड तब से ही मैं इसी फील्ड में काम कर रही हूँ। अवंतिका जी, एक्चुअली में क्या होता है ये वेगन होना, या वेगन शब्द का अर्थ क्या है एक्चुअली? सो वीगनिज्म बेसिकली एक जीवन शैली है, एक फिलॉसफी है जिसमें कोई भी इंसान किसी भी जानवर का प्रयोग नहीं करता, चाहे वो खाने के लिए हो, कपड़ों के लिए हो, या फिर किसी भी तरह के एंटरटेनमेंट के लिए हो, या फिर किसी भी जानवर की सवारी करना हो। तो कोई भी इंसान जितना भी पॉसिबल, जितना भी प्रैक्टिकेबल हो और वो एनिमल का यूज ना करे, तो उसको वो इंसान वीगन कहलाता है। सो हम जैसे वीगन है, मैं और मनीषा जी, तो हम लोग किसी भी तरह के एनिमल प्रोडक्ट्स का यूज नहीं करते, चाहे वो खाने के लिए हो, कपड़ों में पहनने के लिए हो, चाहे वो सिल्क, ऊन, लेदर या फिर फर, और या फिर एनिमल टेस्टेड कोई भी प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो कॉस्मेटिक्स हो, तो हम वो भी नहीं इस्तेमाल करते। या फिर किसी जानवर की सवारी करना, चाहे वो घोड़ा, हाथी, ऊंट, कोई भी जानवर हो, तो हम जानवरों से आने वाली कोई भी चीज का यूज नहीं करते। तो वीगन वही फिलॉसफी है। बेसिकली ये लेदर तक सीमित नहीं है, ये और भी चीज़ों में आता है। हाँ जी, बिल्कुल। तो मनीषा जी, एनिमल राइट्स और एनिमल वेलफेयर में दोनों में एक्चुअली में क्या अंतर है वो मुझे खुद नहीं पता, तो आप इन दोनों के बीच का अंतर समझाने का मेरी ऑडियंस को, जैसे भी आप मतलब कोई भी अंतर इन दोनों के बीच में, तो आप वो समझें। जी। ये इसका एक क्यू मैं अवंतिका ने जो बोला, मैं उसी से एक क्यू लूंगी कि वीगनिज्म, जैसे इन्होंने बोला कि ये एक फिलॉसफी है, तो उस फिलॉसफी में हम ये बोलते हैं कि
जानवर, कोई भी जानवर कमोडिटी नहीं है। हर जानवर एक इंडिविजुअल है, एक पर्सन है। जैसे हम लोग एक पर्सन है, वो लोग हमसे अलग पर्सन है। तो हम जब उन लोगों के बारे में बात करते हैं तो हम बोलते हैं नॉन ह्यूमन एनिमल्स। जैसे हम ह्यूमंस भी एनिमल्स है, वो लोग भी एनिमल्स है, लेकिन वो नॉन ह्यूमंस है। तो नॉन ह्यूमन है इसका मतलब नहीं कि वो लोग कमोडिटीज है या वो हमारे यूज के लिए यहाँ दुनिया में पैदा किए गए हैं। तो एनिमल राइट्स ये बोलता है कि जानवर, हर जानवर एक इंडिविजुअल है, एक स्वतंत्र एंटिटी है जिसको स्वतंत्र जीने का अधिकार है। और हम लोग एनिमल लिबरेशन की बात करते हैं, जहां हर जानवर को स्वतंत्र जीने का अधिकार है, अपने नेचुरल हैबिटेट में, अपना नेचुरल जो जिंदगी है, जैसे नेचर, प्रकृति ने उन लोगों के लिए डिजाइन किया है जो जिंदगी, वो जीने का उन लोगों को अधिकार है, ह्यूमन इंटरवेंशन के मतलब बिना, मतलब हम ह्यूमंस उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे। ये होता है एनिमल राइट्स। एनिमल वेलफेयर जो होता है, उसमें जो वेलफेयरिस्ट है, वो लोग ये बोलते हैं कि अगर हम लोग जानवर को यूज करते हैं, अगर वो लोग जस्टिफाई करते हैं कि हम यूज कर सकते हैं जानवरों को, लेकिन उन लोगों का वेलफेयर होना चाहिए, इन द सेंस कि जिस तरह से हम उन लोग को यूज करते हैं उसमें रेगुलेशंस होना चाहिए, उसमें ये देखना चाहिए कि उन लोगों को अच्छा ट्रीटमेंट मिले। अगर हम किसी जानवर को फार्म कर रहे हैं, जैसे पोल्ट्री फार्म्स में अगर हम किसी जैसे मुर्गियां रखी रहती है, तो हम लोग उन लोग का हाइजीन स्टैंडर्ड्स मेंटेन करें। हम लोग जैसे वो केजेस में बहुत ठूसे हुए रहते हैं, क्रैम्प्ड कंडीशंस में रहते हैं, तो वो लिविंग कंडीशंस हम लोग उन लोग का बेटर करें। सिर्फ पोल्ट्री का मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ये हर कोई जानवर के लिए एप्लीकेबल है, जिन लोग को हम लोग किसी भी यूज के लिए मतलब इस्तेमाल करने के लिए हम लोग उन लोग का प्रजनन करते हैं। तो हर इसमें वेलफेयर स्टैंडर्ड्स होना चाहिए कि अच्छा चलो, इस अगर इतना केज है तो ये केज में बहुत उन लोग को तकलीफ हो रही, तो इतना बड़ा केज। लेकिन यही अंतर है कि वो लोग बोलते हैं कि केज होना चाहिए, उन लोग का इस्तेमाल होना चाहिए, थोड़ा अच्छे से उन लोग को इस्तेमाल करो, उन लोग का जिंदगी बेहतर बनाओ और इस्तेमाल करो। हम लोग जो बोलते हैं, हम लोग एनिमल लिबरेशन के बारे में बात करते हैं, जहां हम बोलते हैं वो लोग केज में ही नहीं बिलोंग करते, वो लोग केज में रखना ही नहीं है उन लोग को। केज को तोड़ दो, वो लोग केजेस में नहीं बिलोंग करते हैं, हमारे इस्तेमाल के लिए वो लोग नहीं है। वो लोग स्वतंत्र एंटिटी है, उन लोगों को अपनी जिंदगी पे कंट्रोल होना चाहिए, हमारा उन लोगों पे कोई अधिकार नहीं है। यही अंतर है एनिमल राइट्स और एनिमल वेलफेयर में। आप जो कह रहे हैं कि उनको केजेस का एक पैरामीटर होना चाहिए बेसिकली, जी। वो एनिमल वेलफेयर करते हैं जी। बट हमारी सरकार इस के लिए कुछ करती है, कुछ उन्होंने कुछ मापदंड पहले से या कुछ उन्होंने पैरामीटर सेट करे हुए हैं कि मतलब कोई अगर पोल्ट्री फार्म के लिए कुछ कर भी रहा है तो मतलब सबका अपना पेशा है, हर कोई कमाने के लिए सब कुछ करता है, बट वो लोग भी कमाने के लिए कर रहे हैं, तो कुछ सरकार ने ऐसे रूल बनाए हुए हैं कि इस केज में इतनी ही मुर्गियां या इस केज में इतने ही जानवर होने चाहिए। जी, देखिए, एज पर हमारे पीनल कोड के अंदर प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी एक्ट, पीसीए एक एक्ट है ही, जहां हम एनिमल वेलफेयर या पशुओं को एथिकली ट्रीट करने का मतलब गाइडलाइंस है, रूल्स रेगुलेशन सब कुछ है। तो ऑफ कोर्स रूल्स रेगुलेशंस है, जो आप बोल रहे हैं पैरामीटर्स है केजेस में कि इतने बड़े केज में इतनी ही मुर्गियां रह सकती है, या जो हम लाइफ स्टॉक को, जो गाय भैंसों को ट्रक में भेजा जाता है, ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, तो उसमें भी रेगुलेशंस है कि इतने बड़े ट्रक में इतनी ही गाय जा सकती है, इतनी ही भैंसें जा सकती है। तो सारे रेगुलेशंस है। कुछ संस्थाएं हैं जो लोग ये वेलफेयरिस्ट जो संस्थाएं हैं, वो लोग इसके बारे में, इसके ऊपर काम भी करते हैं। वो लोग कभी-कभी सर्वे करते हैं कि ये स्टैंडर्ड्स मेंटेन हो रहे हैं कि नहीं। तो स्टैंडर्ड्स, रूल्स, रेगुलेशन सब कुछ है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की बहुत मतलब उसमें कमी है। इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं होता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि वो बेजुबान है और वो अपने लिए बोल नहीं सकते, अपने लिए लड़ नहीं सकते हैं। जो लोग भी इसके लिए फाइट करते हैं, कुछ संस्थाएं हैं जो लोग निरंतर काम करते हैं इसमें, टायरलेसली डे नाइट काम करते हैं, लेकिन वो भी कम पड़ता है, उन लोग का एफर्ट भी कम पड़ता है। और जैसे आप बोल रहे हैं कि जब कोई भी चीज बिजनेस बन जाता है ना, तो एक बिजनेसमैन सिर्फ अपने प्रॉफिट के आगे कुछ नहीं देखता है।
तो उसको लगता है कि अगर मैं इतने बड़े केज में अगर 10 मुर्गियां मैं रख सकता हूँ किसी तरह ठूस के, मुझे क्या देखना है कि उस मुर्गी को क्या दर्द हो रहा है, नहीं दर्द हो रहा है, उसमें 5 रहना चाहिए, मैंने 10 उसमें डाल दिया, मेरा प्रॉफिट उसमें है कि मुझे कम केजेस में इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, तो वो तो प्रॉफिट देखेगा अपना। तो जो बिजनेसमैन है, बिजनेस ओनर है, वो तो कोई भी वेलफेयर या कोई भी स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं करेगा। तो इसके लिए सरकार लॉस तो बनाई है और इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी लोग लड़ रहे हैं, कुछ संस्थाएं लड़ रही हैं, लेकिन हम लोग एज एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हम लोग निरंतर इस चीज में लगे हुए हैं कि वो केजेस ही हटना चाहिए, वो यूज ही हटना चाहिए। तो ऑफ कोर्स जो लोग इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम कर रहे हैं उन लोगों को मैं बहुत विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन हमारी लड़ाई, हमारा जो संघर्ष है वो थोड़ा सा उन लोगों से हटके है। वो लोग बोल रहे हैं हम जब तक लिबरेशन नहीं होता है तब तक हम वो लोग, ताकि थोड़ा सा उन लोगों की जिंदगियां आसान हो, हम वो कोशिश कर रहे हैं। हम निरंतर इस चीज में लगे हुए हैं कि भाई ये केजेस को ही हम हटा देंगे, ये केजेस ही नहीं रहना चाहिए, ये सिस्टम चेंज होना चाहिए। तो हम लोग एक सिस्टमिक लेवल पे चेंज लाना चाह रहे हैं, हम लोगों की मानसिकता को चेंज करना चाह रहे हैं, ना कि ये बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है चलो आपको अगर चिकन खाना है, आपको अंडे खाने हैं, तो उन लोगों को थोड़ा अच्छे से रखो और उन लोगों का इस्तेमाल करो। तो हम बस माइंडसेट, हमारा पूरा संघर्ष जो है वो सिस्टमिक लेवल पे है कि सिस्टम को हम बदलना चाहते हैं, लोगों की मानसिकता को बदलना चाहते हैं। बेसिकली आप लोग चाहते हैं कि एक नया लॉ, एक नई मैन पावर, जैसे कि पुलिस, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एक नया डिपार्टमेंट असाइन होना चाहिए जो कि एनिमल वेलफेयर के लिए काम करे सरकार की तरफ से। बेसिकली मान सकते हैं आप लोगों की डिमांड ये है। मैं आपको इससे एक और चीज बोलना चाहती हूँ कि वैसे इस समय हमारा जो FSSAI की जो गाइडलाइंस हैं उसके अंदर बहुत सारे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं जो कि आज के टाइम पे फॉलो नहीं होते हैं। अगर हम किसी, ये जो छोटी छोटी शॉप्स होती हैं जिसमें मुर्गियों को रखा जाता है, तो उसमें ये सब लॉज हैं कि अगर आप किसी दड़बे में मुर्गियों को रखा हुआ है, किसी उनके जो केजेस होते हैं उसमें आपने रखा हुआ है, उसमें खाना पानी अवेलेबल होना चाहिए उनके लिए, उनके पास इतना स्पेस होना चाहिए कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बहुत ज्यादा ठुसे हुए हैं, इतना स्पेस होना चाहिए कि वो अपने आप खाना और पानी ले सकें। लेकिन आज अगर आप जाके देखेंगे आपको 90% शॉप्स में ऐसा नहीं मिलेगा। बिल्कुल, वो अपनी नेक तक मूव नहीं कर पाते। एग्जैक्टली। एक और लॉ है कि आप किसी भी एनिमल को दूसरे एनिमल के सामने स्लॉटर नहीं कर सकते, ठीक है, ये भी फॉलो नहीं होता। तो ऐसे बहुत सारे नियम हैं जो कि बने हुए हैं लेकिन वो फॉलो नहीं होता है। तो एनिमल वेलफेयर वाले जो लोग हैं वो ये सारे लॉज को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। एनिमल राइट्स और एनिमल वेलफेयर काफी सिमिलर है क्योंकि दोनों ही चाहते हैं कि एनिमल्स के साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए, लेकिन एनिमल वेलफेयर जो है वो यहीं तक सीमित है कि हाँ, एनिमल्स जब तक जीवित हैं तब तक उनको ठीक तरह से रखा जाए। हम लोग बोलते हैं कि एनिमल्स का यूज ही नहीं होना चाहिए। जो एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट होते हैं, हमारा ये मानना है कि एनिमल्स को यूज ही नहीं करना चाहिए, वो हमारे लिए नहीं बनाए गए हैं। तो ये डिफरेंस है बेसिकली। बस एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगी, शायद ऑडियंस को ये समझने में आसानी होगी अगर मैं इसको ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बोलूं कि जब आज से बस 100-150 साल पहले, 200 साल पहले भी ये हुआ करता था कि जब हम स्लेवरी की बात करते हैं, जब अमेरिका में स्लेवरी हुआ करता था, तो तब अगर उस समय कोई जो एक्टिविस्ट है अगर वो ये बोलता, अगर वेलफेयर और राइट्स के बारे में अगर मैं डिफरेंशिएट करूं, तो उस समय जो एंटी स्लेवरी लॉज या एंटी स्लेवरी के लिए जो लोग लड़ रहे थे, वो लोग बोल रहे थे कि एक इंसान दूसरे इंसान का स्लेव ही नहीं बनेगा, गुलामी ही बंद करो, एक इंसान दूसरे इंसान का गुलाम नहीं रहेगा। तो उस समय अगर कोई वेलफेयरिस्ट अगर ये बोलता कि ठीक है गुलाम रखो कोई बात नहीं, लेकिन गुलामों की जिंदगी अच्छे से, मतलब उन लोग को अच्छे से रखो, उन लोगों के ऊपर जो अत्याचार होता था, अन्याय होता था, खाना ठीक से नहीं दिया जाता था, ये मारा जाता था बहुत उन लोगों को, तो वो सारी चीजें मत करो, लेकिन आप जो गुलाम रखते हो वो आप रखा करो, कोई बात नहीं, लेकिन उन लोगों की जिंदगी आप अच्छे से करो। तो गलत वही अनएथिकल है कि कोई एक इंसान दूसरे इंसान का गुलाम ही नहीं होना चाहिए। हर इंसान स्वतंत्र है, वो एक इंडिविजुअल है, उसको अपनी जिंदगी के ऊपर उसका अपना कंट्रोल होना चाहिए, वो किसी का प्रॉपर्टी नहीं है। हमारा बस इसी चीज को हम
जानवरों के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। यही ये सेम फिलॉसफी कि जानवर हमारा गुलाम नहीं है, हमारा प्रॉपर्टी नहीं है। हम वहां तक नहीं रुकेंगे कि भाई आप उसको यूज करो, लेकिन आप उसको अच्छे से ट्रीट करो। जैसे अभी अवंतिका जी ने बोला कि जानवर जब तक जीवित है तब तक उसका वेलफेयर देखा जाता है एनिमल वेलफेयर में, बट कुछ एक्टिविस्ट मैंने देखा है जो उसके बाद भी करते हैं, जो उसके बाद उनका दाह संस्कार, उनको गाड़ना या जो भी उनका बिल्कुल प्रॉपर अंतिम क्रियाज उनकी वो लोग करते हैं। तो क्या सरकार इसमें किसी तरीके से कुछ अपना अमेंडमेंट करती है, या सरकार हमें कोई बजट पास करती है, या सरकार की तरफ से भी कोई जगह अलॉटेड है कि ये सिर्फ जानवरों के लिए है, यहाँ पर जानवरों का अंतिम संस्कार होना, ये जानवरों को यहाँ गाड़ सकते हैं? ऐसा कुछ सरकार ने किया हुआ है, या ये सिर्फ आप लोग अपने बड़ी मुश्किल से ही जगह ढूंढ के कुछ करते हैं? देखिए, नोएडा में अभी तो पता चला, नोएडा, न्यू दिल्ली, यहाँ पे कुछ पेट सिमेट्रीज है जहाँ पे जो हमारे कंपेनियन एनिमल्स है, जिन लोग को हम घर पे रखते हैं, वहाँ उन लोग का जो मतलब दफनाते हैं, वो दफनाते हैं जिसको दाह संस्कार करना होता है, जो जिसका जैसा मान्यता है। लेकिन ज्यादातर जानवरों को दफनाया ही जाता है, तो पेट सिमेट्री तो है ही। और लेकिन एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि जो मतलब जो रास्ते के जो स्ट्रे डॉग्स हैं, उन लोगों के साथ जो होता है वो बहुत मतलब व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बुरा लगता है कि जब उन लोगों का डेथ हो जाता है तो मतलब इतना डिसरिस्पेक्ट, एक वो भी तो एक मतलब जानवर है, तो उसमें भी एक आत्मा है, तो इतना डिसरिस्पेक्ट, अगर कोई भी स्ट्रे जानवर जब मर जाता है तो हम लोग को देखने को मिलता है, वो म्युनिसिपैलिटी आती है, वो गाड़ी उठा के ले जाती है और वो कहीं कूड़ेदान में, कूड़े के ढेर में उसको फेंका जाता है। तो मुझे लगता है कि कम से कम इतना एमसीडी या जो भी हो, मतलब जो म्युनिसिपैलिटी जिस भी शहर का, मैं ये सिर्फ दिल्ली का बात नहीं कर रही हूँ, जिस भी शहर का, कम से कम उन लोग को उतना ट्रेनिंग दे दिया जाए कि भैया अगर जानवर, कोई भी लावारिस जानवर अगर आपको रास्ते में मरा हुआ मिले तो उसको कूड़े के ढेर में, कूड़े के ट्रक में मत ले जाओ। उसका एक अलग कुछ व्यवस्था होना चाहिए कि जाके जहां जहां अलॉटेड ये जो एरियाज है जहां पे पेट्स को दफनाया जाता है, तो वो जानवरों के लिए तो एक सिमेट्री है, तो वहां जाके उसको एक दफनाने में कोई ये नहीं है। उन लोगों को थोड़ा सा, और उसके लिए बहुत ज्यादा मैन पावर या बहुत ज्यादा इसमें खर्चा भी नहीं है, थोड़ा सा बेसिक ट्रेनिंग देके म्युनिसिपैलिटी के ही वर्कर्स को थोड़ा ट्रेनिंग देके, और मतलब कुछ अलॉटेड स्टाफ अगर रहता है जो ये काम कर सकता है, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा स्टेप होगा। कम से कम उन लोगों को उतना एक रिकग्निशन जिसको बोलते हैं वो मिलेगा कि ये एक जानवर ये दुनिया में कुछ साल रहा है, तो कम से कम उतना हम जब उसको विदा कर रहे हैं तो थोड़ा सा उतना सम्मान देके उसको दुनिया से विदा करें। उसका जो पार्थिव शरीर है, कम से कम उसको इतना असम्मान या इतना डिसरिस्पेक्ट ना करें। जी बिल्कुल। अभी जो हमारे जस्टिस चंद्रचूड़ जी हैं, जैसे कि आपने कहा आप 6 साल से वीगन हैं, अभी हमारे जस्टिस चंद्रचूड़ जी वीगनिज्म को प्रमोट कर रहे हैं और अभी अभी वो भी वीगन हुए हैं, तो उसके बारे में आपकी क्या राय? देखिए, हमें तो ये सुन के बहुत अच्छा लगता है कि कोई भी अगर ऐसा व्यक्ति जो इतनी पावरफुल पोजीशन पे है, अगर वो इस जीवन शैली को अपनाता है, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर हम वीगनिज्म की बात करते हैं और एनिमल राइट्स की बात करते हैं, तो जो इंसान जस्टिस में बिलीव करता है ना, उसको मेरे हिसाब से वीगन होना ही चाहिए, क्योंकि वीगनिज्म में हम जस्टिस की बात करते हैं, जानवरों के अधिकारों की बात करते हैं कि उनके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। तो अगर वो एक इतनी बड़ी पोजीशन पे रहकर वो वीगनिज्म को अपना रहे हैं, तो ये पूरी पब्लिक को एक बहुत अच्छा एक मैसेज देता है कि ये जो जीवन शैली है ये अपनाने में बिल्कुल मुश्किल नहीं है। और अगेन ये जस्टिस की बात है कि हमें किसी भी जानवरों के साथ कुछ भी तरह का शोषण नहीं करना चाहिए। तो बहुत ही अच्छी बात है ये इतनी बड़ी पर्सनैलिटी से मेरे दिमाग में क्वेश्चन ये आया कि जब कभी भी हमारा कोई हिंदुज़म का कोई त्यौहार आता है, तो हमारे जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं वो कह देते हैं कि होली में पानी यूज़ मत करो, दिवाली पे बॉम्ब्स के क्रैकर्स मत फोड़ो, है ना। बट कभी वो लोग ईद पर नहीं कहते कि आप किसी की बलि मत दो, कभी भी वो लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो क्या लगता है आपको कि वो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं बहुत बुरी तरह, या वो किसी एक धर्म को काउंटर करने के लिए सिर्फ ये सब किया जाता है?
देखिए, मैं पर्सनली किसी धर्म के बारे में ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहूंगी, लेकिन मैं अगर सेलिब्रिटीज की बात करूं तो बहुत सारे ऐसे मुस्लिम सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने ईद के बारे में बोला है और बलि ना देने की बात करी है उन्होंने। तो हम लेकिन अगर एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट की बात करते हैं तो हम होली हो, दिवाली हो या फिर ईद हो, हम इन सारे फेस्टिवल्स में अगर जानवरों के लिए कुछ भी क्रूरल्टी होती है या उनका शोषण होता है, हम हमेशा उसके लिए आवाज उठाते हैं। हम ईद के लिए कितने सारे एक्टिविस्ट हैं जो मुस्लिम वीगन्स हैं, वो जानवरों के लिए इतना आवाज उठाते हैं उस कम्युनिटी में रहकर। तो उनको खुद को बहुत हेट की या फिर बहुत उनको थ्रेट्स भी आते हैं, डेथ थ्रेट्स भी आते हैं उन लोगों को, लेकिन वो लोग फिर भी बोलते हैं उन जानवरों के लिए। तो ऐसा नहीं है कि हर कोई नहीं बोलता ईद के बारे में, लेकिन हाँ ये है कि कुछ सेलिब्रिटीज को लगता है जो खुद एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं, जिनको लगता है कि ये एनिमल्स को कंज्यूम करना गलत नहीं है, तो वो उस चीज के बारे में कैसे बोल सकते हैं। तो वही एक डिफरेंस हो जाता है। बेसिकली वैसे मेरा मानना है, जैसे आप लोगों ने बोला कि आपके घर में पेट्स थे, तो वो सिंपली इसलिए था कि आपको एक कंपेनियन चाहिए। बट 50% लोग जो हैं, मतलब बेसिकली आजकल घर में भी चलने लगा ये कि ब्रीडिंग चालू कर दिया लोगों ने और वो बेचते हैं। तो ये एक्टिविस्ट के हिसाब से कितना सही है कि घर में लोग बाग ब्रीडिंग करते हैं और वो बेचने लगते हैं, तो ये भी एक तरीके से मतलब व्यापार की तरह चलने लगा है। तो ये कितना सही और हाँ, तो हम जैसे अवंतिका ने पहले ही बोला कि वीगनिज्म का मतलब ही ये है कि हम जानवरों का किसी तरह से इस्तेमाल, शोषण, अत्याचार हर चीज के खिलाफ है। तो एब्सोल्युटली हम ये ब्रीडिंग का जो इंडस्ट्री है, ये पपी मिल्स बोलते हैं जिसको, कि जहाँ पे इसका एक धंधा बना दिया गया है कि कुत्ते पैदा किए जाते हैं, ब्रीड किए जाते हैं बेचने के लिए, बिजनेस, तो हम उसके भी खिलाफ है। हमारे घर में पेट्स, मेरे घर में जो रहे हैं, हाँ एक आध ब्रीड रहा भी होगा, लेकिन मैक्सिमम मेरे घर में जितने भी जानवर रहे हैं सारे रेस्क्यूड जानवर है, कि मतलब कहीं बीमार, लाचार, इंज्योर्ड जानवर जो मुझे रास्ते में मिला, मैं उन लोग को घर लाती थी। घर लाके उन लोग को ठीक जैसे वो ठीक हो जाते थे वो फिर तब तक घर में ऐसे रहने लगते थे, तो भाई प्यार हो जाता था सबको घर में उन लोगों से। तो फिर वो बोलते थे कि अच्छा चलो रहने दो, अब इतना दिन रह ही गया है तो रहने दो, तो वैसे करके रहने लगते थे और पलते रहते थे। तो मेरे घर में जितने भी जानवर रहे हैं आज तक, तो सारे वो रेस्क्यूड जानवर ही है, रास्ते से उठाए गए, बीमार, इंज्योर्ड, यही सब था। और अभी भी अगर मैं मतलब किसी को बोलती हूँ कि आप कंपेनियंस रखो, तो मेरा प्रोपगेशन हमेशा यही होता है कि आप अडॉप्ट करो। बहुत सारे एनिमल शेल्टर्स जो हैं जहाँ पे इस तरह के इंज्योर्ड जानवरों को उठा के उन लोग को ठीक किया जाता है, फिर उन लोग को अडॉप्शन के लिए रखा जाता है कि भाई कोई आओ और अडॉप्ट करो। तो हम लोग हमेशा अडॉप्शन की बात करते हैं। अगर किसी को कंपेनियन चाहिए तो अडॉप्ट करो, ब्रीडर्स से मत खरीदो, क्योंकि अगेन वो एक बिजनेस है और हम इसके भी खिलाफ हैं कि आप ये भी अनएथिकल ही है, क्योंकि आप उससे आप पैसा कमा रहे हो। और देखा जाए तो पपी मिल्स का भी क्रूरता इतना ज्यादा है, मतलब वो हम अगर फार्म्ड एनिमल्स की बात करें उन लोगों के साथ भी जो क्रूरता है, तो ये जो पपी मिल्स स्पेशली जो ब्रीडिंग किए जाते हैं, ब्रीडर्स जो होते हैं, वो हद मतलब क्रूएल्टी है उसका, मतलब वर्णन करना भी बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि जो ब्रीडिंग के लिए जिस जोड़े को रखा जाता है उन लोगों का जो हालत है, अगर कोई इंसान जो पपीज खरीदने जाता है ब्रीडर्स से, अगर कोई, मतलब मुझे तो लगता है कि मैं स्पेसिफिकली ये ऑडियंस से कहना चाहूंगी कि जो लोग इस तरह के ब्रीड कुत्ते ब्रीडर्स से खरीदने जाते हैं, तो स्पेसिफिकली ब्रीडर को बोलना चाहिए कि जो पेरेंट्स है मैं इन लोग को देखना चाहता हूँ एक बार, क्योंकि वो लोग कभी जो जोड़ा रखा जाता है ब्रीडिंग के लिए, वो लोग कभी उन लोगों को दिखाते नहीं हैं, सिर्फ पपीज को उठा के, पपीज बड़े प्यारे से, हेल्दी से, मोटे मोटे दिखने वाले उन लोगों को सामने लाते हैं, लेकिन पेरेंट्स को दिखाते नहीं हैं। मुझे तो लगता है हर जो इंसान वो पपीज खरीदने जाता है, ब्रीड का डॉग्स खरीदने जाता है, कम से कम उस जोड़े को एक बार देखने के लिए जरूर वो मांग करे ब्रीडर से, क्योंकि मैक्सिमम मतलब ज्यादातर समय ऐसा होता है कि उन लोगों को
ठीक से खाना पीना भी नहीं दिया जाता है, उन लोगों को बहुत ही अनहाइजीनिक कंडीशंस में रखा गया है। कुछ लोग जो अंडरकवर इन्वेस्टिगेशंस किए हैं या इस तरह का रेस्क्यू मतलब ब्रीडर के घर में या जहां ये सब ब्रीडिंग होता है वहां जो लोग ब्रेक इन करके जैसे देखा है, बहुत सारे ऐसे पाए गए हैं जो पेयर होता है उसमें से मतलब वो लोग बहुत ही अंडर नरिश्ड, मतलब एकदम हड्डी निकला हुआ और बॉडी में बहुत सारे उन लोग के वो जैसे मतलब ठीक से घाव वाव हो जाता है, ठीक से उन लोग को साफ सफाई में नहीं रखा जाता है, तो उन लोग की हालत, उन लोग की बहुत ही दुर्गति में उन लोग को रखा जाता है। तो मुझे लगता है कि जो लोग खरीदते हैं कम से कम वो लोग एक बार उस जोड़े को भी देखे। तो अगर वो लोग वो मांग करते हैं और जब वो लोग देखेंगे कि उन लोग को किस कंडीशन में रखा जाता है जो ब्रीडिंग कपल है, तो मुझे लगता है कि लोग अपने आप ही जागरूक हो जाएंगे और इन ब्रीडर्स का ये जो बिजनेस जो बना हुआ है ये कम होगा और लोग जब जागरूक होंगे इसके पीछे की जो क्रुएल्टी है, तो अपने आप ही वो ब्रीड के कुत्ते खरीदना बंद करेंगे और शेल्टर्स से अडॉप्ट करेंगे। क्योंकि कुत्ता तो कुत्ता ही है, आप शेल्टर से उठा के जो जिस कुत्ते को रखोगे वो भी उतना ही कूदेगा, उतना ही आपको प्यार करेगा जितना आप एक ब्रीड का कुत्ता ले आओगे। तो मतलब ये मैं कुत्ते का सिर्फ बात नहीं कर रही हूँ, आपको जो भी कंपेनियन एनिमल पसंद है, मतलब किसी को बिल्ली पसंद है, किसी को ये जो दो स्पीशीज है जो बहुत कॉमनली रखा जाता है कुत्ता और बिल्ली, तो मतलब वो आप शेल्टर से लाओगे कि बहुत एक्सपेंसिव एक ब्रीड खरीदोगे, वो आपका जो इमोशन है और आपके साथ उसके साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो आप एक एल्सेशियन के साथ भी आपका वैसा ही होगा और आप एक देसी कुत्ते के साथ भी आपका वही रिलेशनशिप रहेगा। मैं भी इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगी कि जैसे आपने बोला कि कुछ लोग घर में भी ब्रीडिंग करते हैं कि मतलब ठीक है हमारे पास एक मेल लैब्राडोर है और किसी पड़ोसी के पास फीमेल लैब्राडोर है, तो हमने उनकी मीटिंग करवा के और उनके बच्चे कर दिए। इस समय इतनी ज्यादा ओवर पॉपुलेशन की प्रॉब्लम हो चुकी है, आप किसी भी शेल्टर में जाके देखें, शेल्टर में जगह नहीं है। ठीक है, लोग जो है शौक के लिए देखते हैं, अरे हमारे पड़ोसी के यहाँ बच्चे हुए हैं, चलो एक पपी हम ले लेते हैं, ले आते हैं शौक में, लेकिन कितना उसमें जिम्मेदारी का काम है लोगों को वो समझ नहीं आता। फिर वो बड़े हो गए, फिर ओहो अब इनको घुमाने कैसे लेके जाएं, ये तो हमारे फर्नीचर चबा रहा है, हमारी चप्पल चबा दी, नहीं इसको नहीं रख सकते, इसको छोड़ाओ शेल्टर में। आप अगर एक बार शेल्टर में जाकर देखेंगे, इतने सारे वहां पे अबैंडन पेट्स हैं और जो इंडी डॉग्स भी हैं, जो हमारे देसी कुत्ते हैं, वो इतने सारे हैं, इतनी ओवर पॉपुलेशन हो रही है। तो अगर हम ब्रीड खरीदने की जगह अगर हम अडॉप्ट करेंगे तो उससे एक जो ओवर पॉपुलेशन वाली प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होती है। और जैसा मनीषा जी ने बोला कि ब्रीडिंग के लिए जो पपी मिल्स में रखे जाते हैं, जो स्पेशली फीमेल डॉग्स होती हैं, उनकी इतनी बुरी कंडीशन होती है क्योंकि उनको सिर्फ एक कहते हैं कि बच्चा देने की मशीन की तरह रखा जाता है कि वो जब तक बच्चे दे रही है उसको तब तक रखा हुआ है, बुढ़ी हो गई, वो बूढ़ी हो गई और बच्चे नहीं दे सकती, उसको छोड़ देते हैं बाहर। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्रूअल्टी है ये कि आप एक एनिमल का यूज कर रहे हैं, कमोडिटी बना दिया है उसको। तो इसी से ही क्रूअल्टी जो है वो जन्म लेती है। तो ये ब्रीडिंग इंडस्ट्री में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से हम लोगों को बोलते हैं कि आप खरीदने की जगह आप जो है अडॉप्ट करिए। क्योंकि वही एक बहुत ही फेमस एक्टिविस्ट हैं, रॉबिन सिंह है, एक बहुत फेमस एक्टिविस्ट है, उनका रेस्क्यू सेंटर है हिमाचल में, एंड वो ये चीज कहते हैं कि दोस्त बनाए जाते हैं, दोस्त खरीदे नहीं जाते। तो इसी बात पे हम लोग भी बिलीव करते हैं। पर आप लोग कह रहे हैं कि शेल्टर होम से ले आइए और देसी कुत्ता ले आइए, तो देसी कुत्ते को और शेल्टर होम के जो कुत्ते हैं उनको लोगों के दिमाग में चलता है कि उनसे हमें घर में लाने में इन्फेक्शन हो जाएगा। जैसे कि आप एक तरीके से मान लीजिए कि सड़क पे चलता हुआ कोई आवारा इंसान, उसको हम घर पे नहीं ला सकते। लोगों की मेंटालिटी यही रहती है कि किसी आवारा कुत्ते को हम घर पे नहीं ला सकते। एक नया बेबी, नया पप्पी, जिसे हम बेसिकली जिस तरीके से उन्हें ट्रेंड किया जाता है वो भी एक क्रूएल्टी है, उसमें भी उनके ऊपर इतना अत्याचार होता है। तो वो ये सोचते हैं कि एक नया पप्पी ले आते हैं, उसको ट्रेन करवाएंगे और वो हमारी तरीके से ढल जाएगा, बट शेल्टर होम वाला जो है वो बड़ा है, वो हमारी तरीके से नहीं ढलेगा। तो ये एक विकृत मानसिकता है, या ये बिल्कुल ऐसा नहीं कि, और वो लोग भी ट्रेंड होते हैं और वो लोग भी वैसे ही रहेंगे जैसा आप चाहते हैं। जी,
देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो लोग जो शेल्टर्स इसके लिए काम करते हैं और अडॉप्शन के लिए कुत्तों को तैयार करते हैं। मैं खुद काम की हूँ इस बहुत सारे शेल्टर्स के साथ जहाँ पे हम लोग अडॉप्शन ड्राइव्स करते थे। तो अडॉप्शन के लिए हम और उसमें सिर्फ देसी कुत्ते नहीं हैं, उसमें जैसे ये बोल रही थी कि अबैंडन्ड जो छोड़ दिए जाते हैं, उन लोगों को भी रेस्क्यू करके उन लोगों को शेल्टर में रखा जाता है और उन लोगों को हम लोग फिर री-अडॉप्शन के लिए बोलते हैं कि आप इसको ले सकते हैं। तो वहाँ ब्रीड के कुत्ते भी होते हैं, देसी कुत्ते भी होते हैं, पपीज़ होते हैं, हर ऐज के हर इसमें होते हैं, कैटेगरी के होते हैं। तो जब हम उन लोगों को अडॉप्शन के लिए तैयार करते हैं, अडॉप्शन के लिए जब बोलते हैं उसका ये देते हैं, प्रचार करते हैं, तो उसके पहले कुछ नियम होते हैं, कुछ रेगुलेशंस, गाइडलाइंस होता है। वैक्सीनेशन होना चाहिए, डीवर्मिंग किया जाना चाहिए, सबका एक चेकलिस्ट होता है जो हम पूरा करते हैं। उसको बिना पूरा किए और वो सारा वेट से सर्टिफाइड होता है। हम जब किसी को अडॉप्शन के लिए देते हैं और अभी तो बहुत सारे रेगुलेशंस और भी सरकार ने और भी सारे नियम बनाए हैं, जैसे जो अडॉप्ट कर रहा है उसका भी आइडेंटिफिकेशन वगैरह हम लोग सब लेते हैं, एक चिप रहता है ताकि आप किसी को ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं। तो ये कुछ रूल्स अभी आ रहे हैं। अगेन इम्प्लीमेंटेशन की बहुत अभी कमी है, लेकिन ये सब चीजें हैं। तो पहले तो एक चेकलिस्ट होता है। हम ऐसे किसी रिस्पॉन्सिबली हम किसी भी कुत्ते को उठा के ऐसे नहीं बोल सकते आप इसको अडॉप्ट कीजिए। अगर कोई कुत्ता बीमार है तो हम उसको अडॉप्शन के लिए नहीं देते हैं, हम उसका पहले ट्रीटमेंट होता है। वो जब पूरी तरीके से स्वस्थ होता है, वेट बोलता है कि हाँ ये किसी के घर में जाने लायक है, पहले तो उसका पूरा जांच होता है, उसका सारा जो वैक्सीनेशंस होता है, जो प्रॉपर सारे जो चेकलिस्ट होते हैं, सब पूरा टिक किया जाता है। पहले वो टिक होता है, तभी फिर कुछ एकदम जो छोटे पपीज होते हैं उसका पॉटी ट्रेनिंग भी, हम टॉयलेट ट्रेनिंग भी कराते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि कोई उठा के ले गया और पपी को पता नहीं है। हम तो इसीलिए बोलते हैं कि आप बस ले जाइए, हम लोग सारा चीज आपके लिए कर देते हैं। आप उठा के ले जाएंगे तो आपके घर में वो एकदम रहने लायक, हम उसको पहले तो वो ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद ही वो जाता है, ताकि जो अडॉप्ट कर रहा है उसको शुरू से ये ना सोचना पड़े कि हमको इसको पॉटी ट्रेनिंग कराना है, ये कराना है। सब कुछ हम करके बोलते हैं ये एकदम आपके घर जाने के लिए अभी तैयार है। तो ऐसा नहीं है, ये लोगों की मानसिकता है जो चेंज होना चाहिए। बस यही है कि जागरूकता से ही ये चेंज हो सकता है। हम ये बोल सकते हैं कि भैया आप ऐसे जो लोग ये मेथोडिकली कर रहा है, जो एनजीओज या जो शेल्टर्स ये कर रहा है मेथोडिकली, वो लोग इतना इरिस्पॉन्सिबली काम नहीं करते हैं कि आप किसी भी कुत्ते को बोल रहे हैं कि आप ये ले जाइए। सारा चीजें चेक पॉइंट्स है, सारा वो होता है, क्राइटेरिया मीट करता है, तभी वो अडॉप्शन के लिए जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप शेल्टर से किसी को उठा के लाएंगे तो उससे बीमारी आ जाएगा आपके घर में, क्योंकि शेल्टर्स में भी आप जाके देखेंगे, मैंने बहुत काम किया है शेल्टर्स के साथ, तो शेल्टर्स में भी ना सेग्रीगेटेड होता है, अलग अलग जगह होता है। जो बीमार जानवर जो होते हैं ना वो सारे अलग रहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उससे कोई इन्फेक्शन का डर है आपको, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बीमार जानवर का एनक्लोजर ही अलग रहता है और जो स्वस्थ हेल्दी जानवर है उन लोगों का एनक्लोजर अलग रहता है। तो कोई कंटामिनेशन या कोई इन्फेक्शन का डर नहीं होता। मैं इसमें एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगी। अभी इनफैक्ट लोग जैसे अगर सोचते हैं कि हम अडल्ट को नहीं ला सकते, तो अभी रिसेंटली लॉकडाउन के टाइम पर मैंने और मेरी बहन ने, हम लोगों ने कुछ स्ट्रे एनिमल्स को फीड करना स्टार्ट किया था। तो एक डॉग था, वो बहुत बीमार था, तो उसकी हम लोगों ने यहाँ दिल्ली में लाके सर्जरी कराई। उसका जब वो ठीक हो गया तो अब वो अभी हमारे साथ रहता है, हमने उसको अडॉप्ट कर लिया है। और वो जब आया था वो अडल्ट ही था। तो लोग बोलते हैं ना कि अडल्ट डॉग को रखने में प्रॉब्लम होती है, वो सीखने में उनको टाइम लगता है, लेकिन वो इतना ज्यादा समझदार है कि सब समझता है, सब जो भी हम लोग उसको कहना चाहते हैं वो सब चीज उसने बहुत जल्दी सीख ली। और वैसे उसने अपनी जिंदगी कुछ समय उसने सड़क पे बिताया था। वो हमारे पास जब आया तो वो अडल्ट ही था, वो आई थिंक 2 या 3 साल का रहा होगा। तो अभी वो हमारे साथ रह रहा है एज अ कंपेनियन एनिमल। तो मैं मतलब वही देखती हूँ कि वो कितने ज्यादा स्मार्ट होते हैं, इतने समझदार होते हैं, जो स्पेशली जो हमारे इंडी डॉग्स हैं या देसी डॉग्स हैं हमारे, वो इतने स्मार्ट हैं कि क्योंकि वो सड़क पे रहते हैं, उन्हें पता है कि ओके यहाँ मुझे नहीं जाना है, सड़क कैसे पार करनी है, जो कि आपके ब्रीड डॉग्स को ये सब नहीं पता होता है।
और जो हमारे इंडी डॉग्स हैं वो इतने रिजिलियंट हैं, यहाँ जो हमारे यहाँ इंडिया का जो क्लाइमेट है उसके साथ वो बिल्कुल अच्छे से रहते हैं, उनको कोई ज्यादा बीमारियां नहीं होती है। लेकिन जो ब्रीड डॉग्स होते हैं उनको बहुत बीमारियों का खतरा रहता है, उनको स्पेशल तरह का खाना देना पड़ता है, उनके लिए बहुत मेडिकल एक्सपेंस बहुत ज्यादा होता है, जो कि इंडियन डॉग्स के लिए इतना नहीं होता है। तो हमेशा इट्स अ प्रो टू अडॉप्ट इंडी डॉग्स रादर देन ब्रीड डॉग्स। जैसे आपने कहा कि ब्रीडिंग, जो कुत्तों की ब्रीडिंग की जाती है, उनके जो पेरेंट्स हैं एक्चुअली में वो बहुत पूरी ज़िंदगी जीते हैं, उसका तो इंटरनेट पे कोई वीडियो नहीं है। बट जो पोल्ट्री फार्म्स हैं वहाँ पर मुर्गियों की क्या हालत होती है उसकी रील्स बहुत वायरल है। तो बेसिकली वो रील सिर्फ एक एंटरटेनमेंट बेस के लिए बनाई जाती हैं या हकीकत में उनके संग ऐसा हो रहा है, कुछ अंडों के लिए उनकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद की जाती है? देखिए, वो तो जो रील बना रहा है उसकी इंटेंट पे डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ के लिए वो रील बना रहा है। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इंसान इस मानसिकता से उस चीज़ को किसी एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए शूट करता होगा। वो ज़रूर इसी पर्पस से शूट करता होगा कि आप देखिए कि इसके पीछे का रियलिटी क्या है। तो उसी मकसद से वो शूट करता है, लोगों तक वो सच्चाई पहुँचाने के लिए। और जो आप बोल रहे हैं कि जो ब्रीडिंग के लिए जो कुत्ते होते हैं उन लोगों का कोई वीडियो नहीं आता है, लेकिन एक्चुअली वो इसीलिए नहीं आता है क्योंकि तो ब्रीडर तो उसको एकदम मतलब अपने घर के अंदर छुपा के रखता है ना, वो किसी को नहीं पता चलता है। बहुत मुश्किल से कुछ एक्टिविस्ट, मतलब अगर जैसे उसके लिए आपको स्पेशल परमिशन लेना होता है, पुलिस की मदद लेनी होती है। अगर आपको शक है कि ये आदमी अपने घर में इतने कुत्तों को रखा हुआ है ब्रीडिंग के लिए, आप पहले जाके तो पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। पुलिस से आपको परमिशन लेके, पुलिस का नोटिस लेके, वारंट लेके आपको ब्रेक इन करना पड़ेगा, तभी आप जाके उन लोगों का वो देख सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर मैं अभी अपने घर में 10 कुत्ते रख के उन लोगों से ब्रीडिंग करवा रही हूँ, कोई आके मेरे घर में ऐसे तो ब्रेक इन करके देख नहीं सकता है, या कोई इन्वेस्टिगेशन, हाँ मेरे घर में वो तो वायलेशन हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को, मेरे पड़ोसी को शक है कि ये इस तरह का एक बिजनेस कर रही है और बहुत अनएथिकल तरीके से कुत्तों को रखी हुई है, तो वो मुझे पहले कुछ नहीं कर सकता है। वो आदमी जाके पहले तो पुलिस को रिपोर्ट करेगा कि मुझे शक है कि इस तरह का कुछ हो रहा है, पुलिस फिर उसमें इंटरवेंशन करेगा, तभी ब्रेक इन करके वो लोग ये इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तभी अगर पुलिस आएगी तो पुलिस डिमांड कर सकती है कि आप दिखाइए वो जो कुत्ते हैं जिसका ब्रीडिंग करते हैं, जो पेरेंट्स है, आप उसको दिखाइए, तभी वो सामने आता है। और ये 1-2 केसेस सामने आया, उसी से पता चला है कि उन लोगों के साथ कितना बुरा ट्रीटमेंट किया जाता है। नहीं तो ऐसे ओपनली वो लोग अवेलेबल नहीं होता तो लोग शूट नहीं कर पाते। पोल्ट्री फार्म में तो कोई भी घुस के उसका रील बना सकता है, इसीलिए वो और नहीं, मैं पोल्ट्री फार्म के बारे में एक और चीज बोलना चाहती हूँ कि जो क्रूल्टी वाली रील्स आती हैं पोल्ट्री फार्म के लिए, वो बिल्कुल सच्चाई है। पोल्ट्री फार्म में अगर देखें तो सिर्फ फीमेल हेन्स ही जो है वो अंडा दे सकती हैं। तो उसमें जो भी अंडे में से बच्चे निकलते हैं तो उनका जन्म पे ही उनको सेग्रीगेट कर दिया जाता है कि अच्छा ये फीमेल है, ये मेल है। तो जो मेल चिक्स हैं वो उनके किसी काम के नहीं है क्योंकि वो अंडे नहीं दे सकते। तो अब वो उनके लिए एक वेस्ट प्रोडक्ट है, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट को खाना खिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, वो उनके लिए रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं। तो इसीलिए वो जो जितने भी मेल चिक्स होते हैं, यानी कि नर चूजे जो होते हैं, वो उन्हें उसी दिन, जिस दिन वो पैदा हुए होते हैं, उसी दिन उनको मार दिया जाता है। उनको या तो ग्राइंडर में पीस दिया जाता है या फिर उनको किसी थैली में बांध के फेंक दिया जाता है जिससे कि उनका दम घुट के वो मर जाए। तो ऐसी क्रूअल प्रैक्टिसेस एग इंडस्ट्री में होती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो अंडा खाते हैं और वो खुद को शाकाहारी बोलते हैं कि नहीं हम तो अंडा खाते हैं, हम किसी तरह की क्रूरल्टी को नहीं सपोर्ट करते। लेकिन एग इंडस्ट्री के पीछे भी इतनी क्रूरल्टी छुपी है। मैं एक इन्वेस्टिगेशन के लिए एक पोल्ट्री फार्म पे गई थी। ऑल्दो हमें वहां पे कोई वीडियो वगैरह बनाने के लिए उन्होंने परमिशन नहीं दी, लेकिन हम जाके वहां पे देख कर आए। बहुत बहुत बड़ा पोल्ट्री फार्म था वो। तो उसमें जितनी भी मुर्गियां थी वो इतने छोटे, मतलब आप मानिए कि एक A4 साइज का जो पेपर होता है उतना ही स्पेस एक मुर्गी को दिया गया था। उसी जगह पे उसको खड़े खड़े अपनी पूरी जिंदगी बितानी है। वहीं वो खड़े खड़े अंडे देती है, खड़े खड़े सोती है। और सोचिए ना आप,
आप एक ऐसे पिंजड़े में ऐसे वो ऐसे लाइनें squares. लाइनें हाँ लाइनें square. बनी हुई होती हैं और उसपे वो कितना अनकंफर्टेबल होता है उस पे खड़े रहना। तो वो पूरी जिंदगी अपनी उसी में बिताती हैं और क्योंकि वो इतने छोटे स्पेसेस में रहती हैं वो एक दूसरे के से पर अटैक करने लग जाती हैं। क्योंकि मतलब आप खुद ही सोचिए, अगर हम जैसे मेट्रो में जाते हैं बहुत घुस घुस के जाते हैं, हम आपस में कितने लोगों की लड़ाई हो जाती है। तो उसी तरह से वो जो मुर्गियां हैं वो इतने क्रैम्प्ड स्पेसेस में रहती हैं कि वो एक दूसरे को चोंच मारने लग जाती हैं, एक घाव हो जाते हैं, उनकी आंखें उनकी एक दूसरे की आंखों में वो मार देते हैं। इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए पोल्ट्री वाले क्या करते हैं, उनकी जब वो पैदा होते हैं उन चूजों की आगे से चोंच को काट देते हैं कि वो किसी दूसरी मुर्गी को चोंच ना मार सके। तो बहुत सारी ऐसी क्रूअल प्रैक्टिसेस हैं, अगर कोई सच में इसके बारे में जाने तो दिल दहल जाएगा। मतलब लोगों को लगेगा हम ये चीज को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आम किसी इंसान से पूछा जाए क्या आप किसी जानवर के साथ क्रूरता करेंगे, तो वो बोलेगा नहीं, मैं तो जानवरों से बहुत प्यार करता हूं, मैं कभी किसी के साथ क्रूरता नहीं कर सकता। लेकिन हम अनजाने में कितनी क्रूरता को हम सपोर्ट कर रहे हैं वो हम जानते नहीं है। पर बेसिकली लोग अंडे को तो जो पोल्ट्री फार्म के एग्स होते हैं हाँ उनको तो कह देते हैं कि ये सर्वाइवल नहीं कर सकते, इसके अंदर बच्चा नहीं है, ये सिर्फ एक आर्टिफिशियल अंडा है और उसको खाने के लिए बस वो एग्री हो जाते हैं। तो आप कह रहे हैं कि उसमें बच्चा होता है, तो क्या सत्य है कि वो जो पोल्ट्री फार्म का अंडा है वो बेसिकली एक मॉफ अंडा है या उसमें बच्चा होता है? नहीं, जो आप जो बात कर रहे हैं वो है अनफर्टिलाइज्ड एग। हाँ, आप वहां तक आप सही हैं कि जो पोल्ट्री फार्म में जो मुर्गियां जो अंडे देती है वो अनफर्टिलाइज्ड एग ही होता है, उसमें से कोई बच्चा नहीं होगा। लेकिन अवंतिका ने अभी बोला कि वो क्रूअल पार्ट नहीं है। हाँ ठीक है, वो तो अनफर्टिलाइज्ड एग है, आप उसको खाएंगे चाहे ना खाएंगे, अगर नहीं खाएंगे तो वो सड़ जाएगा, उसमें से कोई बच्चा नहीं निकलेगा। लेकिन क्रूरता तो किसी और लेवल पे है। जो एग लेइंग हेन्स है, जो मुर्गियां अंडे देती है, उन लोगों की जिंदगी इसने ऑलरेडी बताया कि किस तरह से वो रहती है। मतलब मुर्गियां भी बहुत इंटेलिजेंट जानवर होती है, इंटेलिजेंट बर्ड मतलब पक्षी होती है। और मतलब उन लोगों को जैसे हर जानवर को अब मतलब धूप में खेलना अच्छा लगता है, उन लोग अपना पंख फैलाना अच्छा लगता है, लेकिन वो लोग अपनी पूरी जिंदगी, मतलब मुर्गियां तो अपनी पूरी जिंदगी में शायद एक दिन भी ऐसा नहीं होता है कि जब वो धूप देखती है, मतलब डे लाइट जिसको बोलते हैं, मतलब रोशनी देखती है, ऐसा नहीं होता है। वो लोग जिस दिन रोशनी देखती है, उन लोग की अपनी जिंदगी की आखिरी दिन होता है, जिस दिन उन लोग को ले जाया जाता है ट्रक, मतलब इसमें ट्रक में कटने के लिए जब वो जाती है तभी हो सकता है उसी दिन वो शायद एक ही दिन रोशनी देखती है। तो पूरी जिंदगी वो उस अंधेरे पोल्ट्री फार्म में वो बिताती है। और नर चूजों को मारना जो होता है वो भी एक मतलब क्रूएल्टी, हाँ क्रूएल पार्ट वो भी है कि नर चूजों को। और इसने जो बोला कि वो ग्राइंडर में पीस के, हाँ ग्राइंडर में पीस के मारना, वो एक स्टैंडर्डाइज, आप सोचिए वो एक स्टैंडर्डाइज प्रैक्टिस है जो जिस पोल्ट्री फार्म में स्टैंडर्डाइज नहीं है, मतलब बस उन लोगों को बोल दिया जाता है किसी तरह इन लोगों को मारो। जिस पोल्ट्री फार्म में ग्राइंडर नहीं होता है तो वो तो हद, मतलब उसका तो क्रूएल्टी का कोई वर्णन ही नहीं है कि मतलब वो लोग, उन लोगों को बस मारना है तो वो या तो आग लगा देते हैं, जला देते हैं, उसके ऊपर मतलब वो तो कुचल के चल देते हैं ऐसे, हाँ जिंदा चूजों पे, मतलब वो बांध देते हैं किसी बैग के अंदर डाल के, उन लोग के ऊपर चल देते हैं कि भाई कुचल के मार डालो, पानी में डुबो देते हैं। तो किसी तरह, तो ये तो जो अनरेगुलेटेड है ये तो उस तरीके का है। स्टैंडर्डाइज प्रैक्टिस है कि उन लोग को ग्राइंडर में डालो, तो ये तो सबसे माना जाता है कि सबसे मर्सीफुल है कि ग्राइंडर में डाल दो। अगर जिस पोल्ट्री फार्म में ग्राइंडर नहीं है तो उसका तो वो और मतलब उसका क्रूएल्टी का कोई हद नहीं है। तो मारना तो क्रूएल्टी है, चाहे वो किसी भी वे में मारा जाए। जी जरूर, वही बात है। तो बट नॉन वेज, जैसे अंडे के लिए लोग कह देते हैं कि अनफर्टिलाइज है, और नॉन वेज के लिए वो लोग कह देते हैं कि हमारे तो कैनाइन्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम नॉन वेज खाने के लिए बने हैं। तो इस जस्टिफिकेशन को आप एक्टिविस्ट किस तरीके से लेते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि कैनाइन्स, जो हमारे ह्यूमंस का जो कैनाइन्स है ना,
वो बहुत रूडिमेंट्री है। रूडिमेंट्री मतलब बहुत प्राथमिक जिसको बोलते हैं, बहुत फॉर्मेटिव एक कैनाइन्स है, वो भी 2 ही है हमारे सिर्फ। और अगर हम अपना डेंटल स्ट्रक्चर किसी ट्रू कार्निवोरस एनिमल जो मतलब जिसका मेन मुख्य आहार ही मीट है, मांस है, अगर उसके साथ हम अपना डेंटल स्ट्रक्चर को कंपेयर करेंगे तो किसी भी एंगल से वो सेम नहीं है। हमारा सिर्फ 2 कैनाइन्स को लोग किस तरह से, मुझे समझ में नहीं आता किस तरह से उसको जस्टिफिकेशन देते हैं कि ये हमारे मीट खाने के लिए होते हैं, क्योंकि जो ट्रू कार्निवोर्स होते हैं उन लोग का पूरा कैनाइन्स ही भरा रहता है। मतलब उनके 4 कैनाइन होते उनके हैं, 4 2 कैनाइन ऊपर और दो नीचे। 2 दो नीचे। नीचे। और वो लोग जो होते हैं वो जिंदा जानवर को मार के उनका कच्चा मांस खाते हैं। हम कच्चा मांस नहीं खा सकते। हमारे अगर हम डेंटल स्ट्रक्चर को हम कंपेयर करें तो जैसा मनीषा जी ने बोला कि कार्निवोर से ज्यादा हमारा डेंटल स्ट्रक्चर हर्बीवोर से मिलता है, कि जैसे हमारे आगे के दांत फ्लैट हैं, पीछे हमारे जो चबाने वाले दांत हैं उनके वैसे दांत नहीं होते, पीछे के उनके फ्लैट नहीं होते, उनके सारे पॉइंटेड दांत होते हैं। तो वो लोग जो होते हैं वो उनका जबड़ा ऐसे ऊपर नीचे चलता है और हमारा ऐसे चलता है, राइट एंड ग्राइंडिंग मोशन। जैसे कि हर्बीवोर्स का होता है, गाय हो गई या बकरी हो गई, जो भी हर्बीवोर्स हैं। तो इसीलिए अगर आप केनाइन दांत होने की वजह से मांस खाने को बोल रहे हैं तो फिर आप किसी जिंदा जानवर को पकड़ के उसको मार के खाइए। आप क्यों उसको स्लॉटर हाउस में ले जाके चाकू से मार के और पूरा प्रोसेस करके फिर कुकर में सीटी लगा के और आप ऐसे उसकी बॉडी को कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये तो बहुत ही बेकार का रीजन है एक तरह से देखा जाए तो। बाकी मतलब एनाटॉमिकली और भी कई सारे डिफरेंसेस है, जैसे उसने डेंटल स्ट्रक्चर का बताया। पानी पीने का तरीका, जो हर्बीवोरस एनिमल्स हैं, हम लोग जैसे पानी पीते हैं ना, हम लोग ऐसे पानी, इंसान तो ऐसे पीता है, लेकिन जो गाय और जो दूसरे हर्बीवोरस एनिमल्स है वो पानी ऐसे ड्रॉ करता है, मतलब डायरेक्ट अपना मुंह पानी से लगा के पीते हैं। और जो कार्निवोरस एनिमल्स है ना वो लिक करता है, टंग से लिक करके वो पानी पीता है। हमारा जो इंटेस्टाइन, डाइजेस्टिव सिस्टम का भी जो स्ट्रक्चर है, इंटेस्टाइन का जो लेंथ होता है वो हर्बीवोरस एनिमल्स का बहुत लंबा इंटेस्टाइन होता है, क्योंकि हमारा इंटेस्टाइन्स प्लांट मटेरियल को, पौधों को पचाने के लिए तैयार है, मतलब वैसे स्ट्रक्चर है। और जो कार्निवोरस एनिमल्स होता है उन लोग का इंटेस्टाइन बहुत छोटा होता है, क्योंकि मांस को पचाने में, और प्लस उन लोग का जो एंजाइम्स होता है, उन लोग का जितना जो एंजाइम सीक्रेट होता है वो हमारे से एकदम ही अलग है। हमारा एंजाइम्स कुछ अलग ही होता है, उन लोग का एंजाइम्स कुछ अलग होता है। तो एनाटॉमिकली तो बहुत सारे डिफरेंसेस है। और ये प्रमाणित हो चुका है कि इंसान का जो टोटल एनाटॉमी है वो एक पूरे प्लांट बेस्ड डाइट, शाकाहार के लिए ही बना हुआ है। तो ये जस्टिफिकेशन, ये सिर्फ एक कैनाइन्स उठा के अगर लोग जस्टिफिकेशन देते हैं कि हम मीट खाने के लिए बने हुए हैं, ऐसा नहीं। बेसिकली अगर वैसे भी देखा जाए तो हम ना तो इतना ऑयल पचा सकते हैं, ना ही इतने मसाले पचा सकते हैं जितने मसाले और ऑयल एक नॉनवेज को बनाने में लगते हैं। बट वही है कि लोग अपने स्वाद के लिए कोई भी जस्टिफिकेशन दे देते हैं और पूर्व से आई प्रथाओं को मोटिवेट करते हैं। वहाँ तो जैसे आजकल वहाँ तो देखा जा रहा है कि वो लोग जो आप कह रहे हो पका के खाते हैं, वो लोग तो कच्चा खाना शुरू कर दिए। कुछ टाइम मुझे लगता है हिंदुस्तान में ये सब भी होने लगेगा, क्योंकि हम लोग वेस्टर्न को बहुत जल्दी अपनाते हैं। अपने इंडियन कल्चर को छोड़ना हमारा बहुत आसान काम है और वेस्टर्न को अपनाना बहुत ईजी है। तो मुझे लगता है कुछ टाइम में हम लोग ये भी करने वाले हैं। तो वैसे बेसिकली आप दोनों एक्टिविस्ट हैं, तो आप लोगों ने अपनी लाइफ में सबसे ब्रूटल केस क्या देखा है आज तक? मैं तो काफी सालों से रेस्क्यूअर रही हूँ। तो रेस्क्यू का जो हर एक केस आता है वो हर केस ही मतलब कुछ ना कुछ ब्रूटैलिटी उसमें देखने को मिलता है। कोई पपी को मार दिया, कोई पीट दिया, इतनी बुरी तरीके से पीटा कि अंदर पूरा इंटरनल ब्लीडिंग हो गया, वो बचा नहीं, उसके मुंह से खून निकल रहा है, किसी ने पॉइजन कर दिया। तो इस तरह का तो केसेस होता ही रहता है। अगर हम ये जो फार्म्स है वहां पे अगर जाके देखें तो जैसे डेयरी फार्म्स में इस तरह का होता है
एक पर्टिकुलर केस मैं बताना चाहूंगी। ब्रूटल कितना है नहीं पता, लेकिन वो इतना मतलब दिल दहलाने वाली बात थी कि हमको लगता है कि जो गाय अनप्रोडक्टिव हो जाती है और दूध देने में असमर्थ हो जाती है, सिर्फ वही बेचा जाता है स्लॉटर हाउस में। ऐसा नहीं है, जो गाय दूध देती रहती है, प्रोडक्टिव भी होती है, उसको भी बेच दिया जाता है, क्योंकि जब उसका दूध का प्रोडक्शन घटने लगता है तो जो उसका मालिक है वो ये सोचता है कि अगर मैं अभी इसको मांस के लिए बेचूं तो मुझे इसके मांस का कितना मतलब प्रॉफिट आएगा, वर्सेस मैं अगर इसको इतने साल तक, अभी वो 5 साल की हो गई है और 7 साल तक मैक्सिमम ये दूध देगी, तो ये दूध से मुझे कितना कमाई हो रहा है और मैं अगर अभी उसको मांस के लिए बेच दूं तो मुझे कितना पैसा आएगा। तो वो एक नापतोल होता है। तो उस नापतोल में अगर ये होता है कि भाई मांस से मुझे अभी ज्यादा मिल रहा है और 2 साल बाद इसको मैं बेचूंगा तो मुझे कम मिलेगा, तो वो प्रोडक्टिव का मतलब गाय जो दूध दे रही है उसको भी बेच दिया जाता है मांस के लिए। और कई बार तो ये भी देखा गया है कि मतलब गाय कटने से पहले तक उसका दूध निचोड़ के लिया जाता है, फिर उसको काटते हैं। तो इस तरह के केसेस हम लोग जब मतलब जिस फील्ड में हम लोग है, इस तरह के केसेस तो आए दिन देखने को मिलता है। तो मैं अपना एक खुद का एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी कि मैं एक डेयरी फार्म गई थी इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो गाजीपुर डेयरी फार्म बहुत बड़ा डेयरी फार्म है वो। वहां पर जैसे ही हम एंटर हुए उस जगह पर, बिल्कुल घुसते ही एक छोटा सा बछड़ा, बिल्कुल कुछ ही दिनों का रहा होगा, वो मरा हुआ वहीं कूड़े के ढेर में पड़ा हुआ था। ठीक है। और उसकी आंखें जो थी वो चील कौए नोच रहे थे। तो ऐसा दृश्य देखते ही किसी का एकदम दिल कांप जाए। फिर उसके बाद जब हम अंदर गए, वहां डेयरी के अंदर गए, एक तो वहां पे सारे गाय भैंसों को इतने कम स्पेस में ऐसे लाइन से चेन से बांधा जाता है। तो एक हमने देखा, ये जनवरी का टाइम था, तो बिल्कुल सुबह एकदम ठंड का टाइम, उसमें एक गाय के पैरों में उसका बच्चा पड़ा हुआ था और पूरा यूरिन में, गोबर में पूरा वो उसके अंदर दबा हुआ था वो बच्चा। ठीक है। और जब हम वहां पहुंचे तो वो बच्चा जिंदा था, बट अधमरी हालत में था। तो हमने वो डेयरी फार्म वालों को बोला कि इसको आप यहाँ से निकालिए, ये बच्चा मर जाएगा। तो उन्होंने बोला ये तो वैसे भी मरना है, इसको थोड़ी देर में उठा के हम बाहर फेंक देंगे। तो क्योंकि वहां पे जो डेयरी में क्या है कि जो मेल बछड़े होते हैं, जो नर बछड़े होते हैं, उसका उनको कोई प्रॉफिट नहीं है। तो उनको बचपन में ही, जब वो 1 हफ्ते के होते हैं, तभी उनको स्टार्व करके मार दिया जाता है, उनको खाना पीना नहीं दिया जाता है, या फिर उनको बेच दिया जाता है बीफ या लेदर के लिए। तो जब हम जाते हैं वहां पे, हमें देखने को मिलता है कि वो इतनी, जो माँ है वो अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो चेन से बंधी हुई है, और वो बच्चा जो है अपनी माँ के ही पैरों में यूरिन और गोबर में पड़ा हुआ है, क्योंकि वो वहां से उठ नहीं सकता, उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं है उसके अंदर। और सर्दी का समय था, वो बहुत पेनफुल सिचुएशन थी देखने में। वैसे ही मैं एक वेट मार्केट में गई थी, जहां पे मतलब जीवित पशु पक्षियों को भी रखा जाता है और साथ में ही उनको स्लॉटर भी किया जाता है। तो मैं वहां गई थी, तो वहां पर जो वो मुर्गियों का वो ट्रक होता है, तो वहां मैं उस ट्रक के सामने गई थी देखने के लिए कि कैसा होता है। तो वो ट्रक में से सारी मुर्गियां हटा ली गई थी, लेकिन जो उसकी सबसे नीचे वाला जो हिस्सा था, उसमें पूरा मुर्गियों की यूरिन, उनका पूरा जो भी सब फीकल मैटर था, पूरा सारे नीचे वाले उसमें जमा था। उसमें मुर्गियां मरी हुई पड़ी हुई थी, और जो वो मुर्गियां कटने जा रही होती हैं, वो रास्ते में भी उन्होंने अंडे दिए हुए थे, और मतलब बहुत ही बुरी हालत में होता है। जब भी आप देखेंगे कि कोई ऐसा ट्रक साइड से निकलता है तो बहुत स्मेल आती है। वो इसीलिए होता है क्योंकि वो लाइन से एक के ऊपर एक रखी हुई है, एक दूसरे के ऊपर ही वो उनका यूरिन और फीसिस वो एक्सक्रीट कर रहे हैं। और जो नीचे वाले लेवल में तो पूरा भरा हुआ था, तो जो भी उसमें होते हैं हम्म। वो सफोकेट करके मर जाते हैं। तो ऐसी चीजें देख के एकदम दिल बहुत ज्यादा भर आता है कि कैसे हम, किस तरह ऐसे हम किसी एनिमल्स को ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन इन इंडस्ट्रीज में किया जाता है।
तो बेसिकली आप जैसे कह रहे हैं कि वो पोल्ट्री फार्म में मुर्गियां इतनी ले जाते हैं और गायों को इतना ले जाते हैं, बीफ इतना ले जाते हैं। हम बेसिकली अभी तो बात सिर्फ गाय और मुर्गियों की कर रहे हैं, बकरों की भी वही हालत की जाती है, बकरियों की वही हालत की जाती है, जैसी हालत उनकी की जाती है। पर मुस्लिम्स जो हैं वो बेसिकली इसको एक रीज़नेबल चीज़ बना देते हैं, ये कह के कि अगर हम इन्हें मारेंगे नहीं तो ये इतने तादाद में हो जाएंगे कि ये हमारे लिए ही दुष्प्रभाव पैदा करना शुरू कर देंगे। तो इस बात में कितना सेंस है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इस बात में तो कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि ये जानवर इतने सारे तादाद में इसीलिए है क्योंकि हम इसको पैदा कर रहे हैं, कृत्रिम तरीके से हम इसको पैदा कर रहे हैं, ब्रीड कर रहे हैं। अगर हम इसका ब्रीडिंग ही करना बंद कर देंगे, तो हम खाने के लिए अगर ब्रीड ही करना बंद कर देंगे, तो फिर इसका नेचर में, देखिए नेचर में अगर हम नेचर के ऊपर छोड़ देंगे ना, तो नेचर हर चीज को अपने आप ही बैलेंस कर लेती है। अगर हम उसको ब्रीड नहीं करेंगे, मान लीजिए सारी मुर्गियां जितना है अभी अगर वो खत्म हो जाए, मतलब खा के सब खत्म हो जाए, और जो भी कुछ थोड़ा बहुत बचे रहेंगे, वो लोग उतना ही ब्रीड करेंगे जितना प्रकृति में, उतने ही वो पैदा किए हैं जितना प्रकृति चाहती है। प्रकृति में सब कुछ बैलेंस्ड रहता है। जैसे गाय को अगर हम हर साल, गाय हर 1.5 साल 2 साल में नेचुरली, एक गाय हर 1.5 साल 2 साल में एक बच्चा देती है। हम अभी डेयरी इंडस्ट्री में क्या करते हैं ना, हर साल उससे बच्चा पैदा करवाते हैं। 9 महीने के, मैंने इतना ये भी देखा है, 9 महीने में वो एक बच्चा पैदा करती है, वो उठ के खड़ी होने का उसको हालत में वो नहीं रहती है। 10 दिन के अंदर अंदर उसको फिर से आर्टिफिशियली उसको प्रेग्नेंट किया जाता है, तो वो फिर 9 महीने के साइकिल में, मतलब 18 महीने में जहां वो एक हो सकता है बच्चा देगी, उस 18 महीने में वो 2 बच्चा देती है। तो ये तो कृत्रिम उपाय से हम उन लोगों का इतना ज्यादा प्रजनन कर रहे हैं, ब्रीडिंग कर रहे हैं, तो इसीलिए वो लोग उतने तादाद में है। ऐसा थोड़ी है कि हम उन लोग को नहीं खाएंगे, वो लोग, अगर हम उन लोगों को नहीं खाएंगे तो वो लोग ब्रीड ही नहीं किए जाएंगे। अगर ब्रीड ही नहीं किए जाएंगे तो वो ऐसे बढ़ते कैसे जाएंगे? ऐसे नॉर्मल नेचुरली वो लोग इतना ज्यादा बढ़ते नहीं हैं। हम ह्यूमंस उसका उतना प्रजनन करा रहे हैं तभी वो बढ़ रहे हैं। अगर हम सिर्फ प्रकृति पे छोड़ देंगे तो प्रकृति में वो उतने ही रहेंगे जितना प्रकृति चाहती है। आप जो नेचुरली कह रहे हैं, तो नेचुरली अगर हम स्ट्रे डॉग्स में देखें तो उनका प्रजनन इतना होता है कि वो एक तरीके से, मेरी कॉलोनी ले लीजिए या कोई कॉलोनी ले लीजिए, नेचुरली उनका रिप्रोडक्शन इतना है कि वो हमारे लिए सही में आफत की बला बन जाते हैं। बेसिकली मैं ये नहीं कहना चाहता कि उनकी ज़िंदगी नहीं है, उनका आज़ादी नहीं, बट वो लोग हमारे लिए आफत की बला बन जाते हैं। और वही कॉज बनता है उन पर क्रूअल्टी का, कि लोगों को अगर वो नहीं मारेंगे तो वो उनके बच्चों को खा रहे हैं। और आजकल जो है ये केसेस भी बहुत सुनने में आ रहे हैं कि कुछ कुत्तों ने मिलके बच्चों को मार दिया, वो हो रहा है। तो अब आप बताइए कि अगर वो मारे न जाएं या पीटे ना जाएं या उनको मतलब बंद करवा के भेज ना दिया जाए तो क्या किया जाए? देखिए, एक तो होता है, आपने जो बोला ना कि कुत्तों का पॉपुलेशन बहुत बढ़ता है उन लोग का, आप नेचर को अगर आप स्टडी करेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि जिस जिस स्पीशीज का बहुत सारे बच्चे होते हैं उन लोगों के, लेकिन बच्चों का सर्वाइवल रेट लेकिन बहुत लो होता है। जो जिस जिस स्पीशीज में बच्चा कम होता है उन लोग का सर्वाइवल रेट भी हाई होता है। इसका मतलब ये है कि प्रकृति, देखिए कुत्तों का अगर 6 बच्चा, इसीलिए 6 बच्चे होते हैं क्योंकि प्रकृति को पता है कि इसके 6 के 6 बच्चे सर्वाइव नहीं करेंगे। आप ये देख लीजिए, 100 में से हो सकता है मुश्किल से 2 या 3 कुत्ते, मतलब अगर मैं प्रतिशत पकड़ूं तो 2 या 3% कुत्तों का ऐसा होता है जिसका लिटर का सारा बच्चा सर्वाइव किया। सारे बच्चे किसी भी लिटर के सर्वाइव नहीं करते हैं। वो ही प्रकृति का नियम है। प्रकृति इसीलिए कुत्ते को 6 बच्चे इसीलिए देती है कि क्योंकि उसको पता है कि इसके 6 के 6 नहीं सर्वाइव करेंगे, 6 से हो सकता है 3 ही सर्वाइव करे, इसीलिए उसको 6 होते हैं कि 6 में से 3 सर्वाइव करेगा तो 3 नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, इसीलिए उन लोग के बच्चे उतने। हम बस देखते हैं कि उसके बच्चे बहुत होते हैं लेकिन वो बच्चे सारे सर्वाइव नहीं करते। मेरे इतने सालों के रेस्क्यू और फीडिंग और ये सब के एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि किसी भी, मैंने आज तक तो नहीं देखा है कि मेरे घर के सामने हो या मैं जिस कुत्तों को, फीमेल डॉग्स को मैं खिलाती हूँ और उन लोगों का लिटर्स होता है, जब मैंने कितने सारे लिटर्स अभी तक देखे हैं,
हार्डली मैंने देखा है, मुश्किल से अगर 5 हुआ, बहुत तकलीफदायक वो होता है। मैंने इतना ज्यादा मानसिक इमोशनल सफरिंग के थ्रू से मैं गई हूँ इस चीज को लेके, कि हर बार मैं देखती थी कि इसको हो रहा है, उसको लिटर हो रहा है, उसको लिटर हो रहा है। अगर 5 हो रहा है तो 5 में से शायद एक सरवाइव कर रहा है, चारों को मैं मरते देखती थी। तो ये, और वो उसको भी वही तकलीफ से गुजरना पड़ता है कि वो एक माँ देखती है, हर साल उसको बच्चे होते हैं 4-5 जितने भी होते हैं, उसमें सरवाइव करता है 1 या 2। एक तो ये बात हो गया, तो वो ज्यादा, वो ऐसा नहीं है कि वो इतने सारे होते हैं तो सारे सरवाइव करते हैं। सेकंड बात ये है कि ये जो न्यूज में जो आता है कि बच्चों को अटैक कर लिया, कुत्तों ने नोच के खा लिया। देखिए, एक तो मैं इनसेंसिटिव नहीं साउंड करना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है कि बच्चों पे जो अटैक हो रहा है मैं उससे मतलब मैं सिंपैथाइज नहीं करती हूँ, जरूर बहुत मतलब वो भी बहुत दुखद बात है कि बच्चों पे अटैक हो रहा है, लेकिन हमको इसका रूट कॉज समझना होगा। बच्चों, एक तो पहली बात तो ये है कि कुत्ते बहुत ही मतलब इंसानों से उन लोगों का बहुत ज्यादा प्यार और दोस्ती है। वही कुत्ता जब खूंखार हो जाता है, और वही कुत्ता अगर किसी इंसान को, स्पेशली बच्चों पे अगर अटैक कर रहा है, तो हमको उसका रूट कॉज समझना होगा कि उस कुत्ते पे कितना, किस लेवल तक अब्यूज हुआ होगा, किस लेवल तक अत्याचार हुआ होगा कि वो उतना खूंखार बन गया है। क्योंकि जो हमारे लोकेलिटी में जो कुत्ते रहते हैं, मतलब इंसानों के बीच में जो कुत्ते रहते हैं, वो फेरोशियस होते ही नहीं है। स्पेशली हमारे जो इंडियन ब्रीड है, हाँ कुछ फेरोशियस ब्रीड्स होते हैं, लेकिन वो जंगली कुत्ते जो डिंगो डॉग्स होते हैं, या जंगली कुत्तों का जितना जितना ब्रीड है, वो कुछ स्पेसिफिक ब्रीड्स होते हैं जो बहुत फेरोशियस होते हैं, लेकिन वो फेरोशियस इसीलिए होते हैं क्योंकि वाइल्ड डॉग्स होते हैं वो। लेकिन हमारे बीच में, इंसानों के बीच में, इंसान के हैबिटेट में जो कुत्ते रहते हैं, वो बेसिकली बहुत ही फ्रेंडली, बहुत ही शांत, बहुत ही इनोसेंट होते हैं। वो लोग ऐसे कुत्ते को नहीं ये करता है। मेरा तो शायद, मैं बचपन से कुत्तों से डील कर रही हूँ, आज तक मैंने नहीं देखा है कि एक कुत्ते को आप अच्छे से ट्रीट कर रहे हो, उसको प्यार कर रहे हो, तो वो खूंखार है और आपको काटने के लिए आ रहा है। उसको, जो कुत्ता एक बच्चे को अटैक करने के लिए, मतलब वो किस लेवल तक उसको अत्याचार किया गया होगा कि वो खूंखार बन गया है। उसको हर दिन हो सकता है कोई ढेला मार रहा है, कोई कुत्ता सोया हुआ है, उसके ऊपर पानी फेंक दिया। कितने कितने केसेस इस तरह का होते हैं, कुत्ता चुपचाप अपना बैठा हुआ है, सोया हुआ है, उस पे गर्म पानी डाल दिया, उस पे पत्थर मार दिया, उसका टांग टूट गया, कितना कुछ होता है। और लोग, सबसे बड़ी बात है, बच्चे भी ये सब करते हैं। तो जब बच्चे करते हैं, बड़े उन लोग के माँ बाप उन लोग को अच्छी शिक्षा वो देते नहीं है कि भाई इन लोगों को ठीक से आप ट्रीट करो, या इन लोगों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार मत करो। बच्चे भी करते रहते हैं। एक टाइम आता है ना, जब ये कुत्ता ये अब्यूज लेते एक हद तक वो इस हद तक वो अब्यूज हो जाता है कि वो फिर रिटेलिएट करने लगता है। जब वो रिटेलिएट करता है, तब इंसान को लगता है कि देखो, ये कुत्ता ये हो गया है, पागल हो गया है, फेरोशियस हो गया, खूंखार हो गया है, ये अटैक कर रहा है। लेकिन उसके पीछे का कॉज और उसकी जिंदगी में क्या हुआ है, उसके साथ क्या हुआ है, ये कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये आप किसी भी एनिमल बिहेवियरलिस्ट, जो लोग एनिमल्स को स्टडी कर लीजिए, कोई भी एनिमल बिहेवियरलिस्ट जो है, वो लोग ये नहीं कहेंगे कि कुत्ता ऐसे ही खूंखार होता है, नहीं होता है। उसके पीछे हमेशा ना हमेशा कोई ना कोई कारण होता है कि उस कुत्ते को बहुत अब्यूज किया गया है, तभी वो वैसे रिटेलिएट किया है, नहीं तो ऐसे कुत्ते। हाँ, मैं एक और चीज इसमें ऐड करना चाहूंगी। जैसे कि मनीषा जी ने बोला था कि जो भी एनिमल्स हम जिसको फूड की तरह यूज करते हैं, जैसे मुर्गियां हो गई, बकरियां हो गई, या गाय हो गई, जो भी फार्म्ड एनिमल्स होते हैं, उनको आर्टिफिशियली ब्रीड किया जाता है। ठीक है, तो जो कुत्ते थे, ये असल में भेड़ियों की ब्रीड है, जिसको हमने डोमेस्टिकेट करके और हम लोगों ने क्रॉस ब्रीडिंग करके उनको ऐसी शांत ब्रीड का बनाया हमने। तो जब हम लोग, अगर हम पहले जमाने की बात करें, जब हम लोग केव मैन हुआ करते थे, या फिर जब हम लोग जंगलों में रहा करते थे, तब हम लोगों ने कुत्तों का यूज स्टार्ट किया था अपनी प्रोटेक्शन के लिए। उनको हमने भेड़ियों को क्रॉस ब्रीड करके और उनको हमने ऐसे ब्रीड में बनाया है जिससे कि वो इंसानों के साथ घुल मिल के रह सके। भेड़िया तो पाला नहीं जा सकता। एग्जैक्टली। सो
एक्चुअली डॉग्स का भी जो ब्रीड है वो इंसानों के थ्रू ही ब्रीड बनी है, तो एक्चुअली उनका भी जो ओरिजिन है वो हम ह्यूमन से ही स्टार्ट हुआ है। तो जहां पे भी ह्यूमंस ने क्रॉस ब्रीडिंग करके, जहां पे भी उन्होंने ब्रीडिंग करके एनिमल्स को पैदा करना शुरू किया, वहीं पर ही पॉपुलेशन और उसकी प्रॉब्लम हो रही है। अगर हम कबूतरों की को भी देखें, बोलते हैं कि शहरों में बहुत कबूतरों की जनसंख्या बढ़ गई है, ये वो। कबूतर जो थे वो पहले इंसानों के लिए बहुत लोग उनको रखते थे, कबूतरों को उनसे चिट्ठियां पहुंचाते थे, मैसेजेस पहुंचाते थे, उसके लिए यूज किए जाते थे, तब उनको बहुत अच्छे से रखा जाता था। लेकिन जब अब दूसरे हमारे पास चिट्ठियां पहुंचाने के लिए दूसरे सिस्टम्स आ गए, तो फिर उसके बाद उनको हमने छोड़ दिया। तो कबूतरों की रेस कराई जाती है और बेसिकली उनको भी वैसे ही रखा जाता है जैसे आप कह रहे हैं कि मुर्गियों को रखा जाता है। एग्जैक्टली। तो मैं वही बता रही हूँ कि जब हम एनिमल्स को किसी कमोडिटी की तरह देखने लगते हैं, तब फिर हम उनकी जनसंख्या बढ़ाने लगते हैं अपने यूज के हिसाब से। और फिर क्योंकि हम उनकी क्रॉस ब्रीडिंग करके उनको इतना रेजिलियंट बना देते हैं, जैसे आज के टाइम पे जो डॉग्स हैं, पहले के जमाने में वो इतने रेजिलियंट नहीं हुआ करते थे, बट हमने उनको क्रॉस ब्रीडिंग करके ऐसा बना दिया कि वो ज्यादा उनकी लाइफ स्पैन जो है वो बढ़ गया है। तो इसीलिए ये जो ओवर पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है, ये इसी वजह से ही पैदा हो रही है, क्योंकि ये ह्यूमंस ने ही नेचर के साथ खिलवाड़ करना शुरू किया, उसकी वजह से ये इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है। तो ये अपने आप से नेचर ने नहीं क्रिएट किया, ये ह्यूमन क्रिएटेड ही है। तो यही बोलना चाहूंगी मैं। आपने जैसे अभी बोला कि जब कुत्ता ब्रीड करता है तो उसके 5 बच्चे होते हैं और ज़्यादातर नहीं जीते हैं, और मैं ये बात भी जानता हूँ कि मोस्टली 60% जो उसके बच्चे मरते हैं वो एक्सीडेंट में मरते हैं। और हमारे हिंदुस्तान में जो जानवर मरते हैं उसमें से मैं कह रहा हूँ 70% कॉज यही है कि एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। तो जो लोग, मतलब आपको क्या लगता है कि लोग बाग इससे अवेयर नहीं है, या लोग बाग ये जान के करते हैं कि जब उन्होंने किसी का एक्सीडेंट किया तो ना तो वो उसके लिए कोई प्राइमरी एक्शन लेते हैं और उनका बस चलता। मैंने देखा कुछ लोग देखते हैं कि अगर हमने मारी, अब हमसे टक्कर हो ही गई है तो लेके मार ही देते हैं, जिससे कि तड़पे नहीं। उनका माइंड सेट ये होता है कि तड़पे नहीं, इसे मार ही देते हैं। तो ये मानसिकता कहाँ तक सही है? सही तो कोई नहीं, मतलब कोई अपने स्वस्थ दिमाग में तो इस चीज को सही नहीं बोल सकता है। हाँ, कई कई सारे मोटिव्स होते हैं। एक तो पहली बात तो ये कि देखिए, कुछ लोग, ऑफ कोर्स मैं बोलूंगी कि, लेकिन वो माइनॉरिटी है कि जो लोग इंटेंशनली मारते हैं। इंटेंशनली भी बहुत लोग मारते हैं कि रन डाउन केसेस जो होता है, किसी को रंजिश है, कुत्ते नहीं पसंद है, या उन लोग को लगता है ये कुत्ते बहुत बड़ा न्यूसेंस है, ये वो, तो वो लोग जानबूझ के इंटेंशनली मारते भी हैं। ऐसे भी बहुत केसेस है। लेकिन मैक्सिमम लोग लापरवाही से ही करते हैं कि स्पीडिंग किया और टक्कर लग गई, ये मर गया। वैसा मैक्सिमम केसेस ये होता है कि लापरवाही से करते हैं, और इसीलिए वो लोग लापरवाह इसीलिए है क्योंकि उसका कोई मतलब उसका कोई रेपरकशन, कोई उसका एक्शन नहीं लिया जाता है। क्योंकि अगर मैक्सिमम अगर उसको पकड़ा भी जाता है तो भी 50 रुपया 100 रुपया फाइन होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है एक एनिमल को रन डाउन करने के लिए। तो इसीलिए लोग लापरवाह होते हैं, उन लोगों को पता है कि इसका कोई पनिशमेंट नहीं है। और जो लोग इंटेंशनली करते हैं, और आप जो कह रहे हैं कि हाँ, मतलब अगर कोई देख रहा है कि टक्कर लग गया है और इसको तड़पे नहीं तो इसको मार ही देते हैं पूरा। देखिए, वो तो बहुत विकृत मानसिकता है। मतलब अगर आपसे गलती से अगर लग गया है तो आपको तो, या तो अगर आप नहीं चाहते हैं कि वो तड़पे तो आप कोशिश भी तो कीजिए उसको बचाने का। कुछ मतलब आप, अगर आपकी गाड़ी है और गाड़ी से टक्कर लग गई है तो गाड़ी से आप किसी उसको नियरेस्ट वेट, और आजकल सबसे बड़ी बात है, आजकल गूगल भी है। आपको पहले होता था कि आपको वेट नहीं पता कहाँ पे वेट है, अभी तो गूगल है, आप नियरेस्ट वेट के पास ले जाइए, कोशिश तो कीजिए कम से कम उसको बचाने का। तो उतना तो पाप से आप मुक्त हो जाएंगे कि भाई मैंने टक्कर मारा फिर उसके ऊपर पूरा कुचल के मार के मैं चला गया। क्योंकि बहुत सारे केसेस होता है हिट एंड रन केसेस में, अगर उसको टाइमली इंटरवेंशन, टाइमली उसको मेडिकल ये मिले, चिकित्सा मिले, तो वो जीता है। तो इसीलिए आप, ये तो बहुत ही गलत है कि अगर गलती से टक्कर लग गया तो उसके ऊपर ही पूरा चला के चले जाओ और मार ही दो। तो ये तो मतलब, तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं जी। तो जैसे हम ह्यूमंस के लिए 102 एक एम्बुलेंस डायल है,
तो क्या जानवरों के लिए भी कुछ ऐसी एम्बुलेंस सरकार ने बनाया हुआ है या कोई संस्था है ऐसी जिसका एम्बुलेंस नंबर डायल करके बुलाया जा सके, जो आज तक नहीं करे पर आज के बाद लोगों के दिमाग में रहे कि वो इस एम्बुलेंस नंबर को डायल करके जानवरों को पहुंचा सकते हैं? जी, ऐसे तो कुछ संस्थाएं काम करती है, अभी पर्टिकुलरली ऐसा एनिमल हेल्पलाइन नंबर हमारे कंट्री में शायद नहीं शुरू हुआ है, मैं अवगत नहीं हूँ इसके बारे में। लेकिन हाँ, अगर आपको किसी पर्टिकुलर संस्था का नंबर है, कई सारे संस्थाएं इस तरह का करती है, जिसका आपको अगर आप नंबर डायल करते हैं तो उन लोग का एम्बुलेंस रेडी रहता है। आप अगर बोलते हैं कि ऐसा हिट एंड रन केस हुआ है तो वो लोग आके उठा के ले जाते हैं और ट्रीटमेंट देते हैं। आजकल तो इंटरनेट के जमाने में मतलब अगर ये चीज हम ये सोचें कि अरे हमें पता नहीं था कि क्या करना है, ये कहना बहुत गलत है। क्योंकि आज अगर हम एक बार गूगल में सर्च करेंगे कि एनिमल एम्बुलेंस नियर मी, आपको 10 नंबर मिल जाएंगे एनिमल एम्बुलेंस के। उनमें से किसी को भी फोन करके पूछे कि यहाँ पर ऐसे ऐसे है एक एनिमल, क्या आप आके उसको ले सकते हैं। बहुत बार ऐसे एनिमल्स की लोग आके हेल्प करते हैं, एम्बुलेंसेस होती हैं, उनकी सर्विसेज होती हैं, कई सारे एनजीओज ऐसे हैं जो इस पे काम कर रहे हैं। तो ये चीज बहुत आसान हो चुकी है आज के टाइम में। आप लोगों का जो मोटिव है कि आप जानवरों को और इंसानों को साहस सहमति से एक साथ रह, तो इसके लिए मेजर स्टेप्स और इनिशियल स्टेप्स क्या करने चाहिए एक इंसान को? सबसे बड़ी पहली बात तो ये कि इसके लिए बहुत हद तक एक जागरूकता होना चाहिए, एडुकेशन जिसको बोलते हैं, सेंसिटाइजेशन जिसको बोलते हैं, कि लोगों की मानसिकता में चेंज आना चाहिए। जानवर भी जीना चाहते हैं या उन लोगों को भी जीने का अधिकार है, उन लोग को भी इस पृथ्वी पे उतना हक है जितना कि एक इंसान का है। पहला तो ये एडुकेशन, ये सेंसिटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये सेंसिटाइजेशन लोगों में आ जाएगा तो अपने आप ही चीजें बदलती जाएगी, क्योंकि हमको किसी ने आके ये पहले नहीं बोला कि आप इसके साथ जीना सीखो, इसके साथ रहना सीखो। हमको बस यही पहला तो हमको ये फीलिंग दिलाया गया कि देखो तुम्हारा जितना अधिकार है इस धरती पे रहने का, इसको भी अधिकार है। तो जब हम वो समझने लगे तो हम अपने आप ही वो किसी पे क्रूरता करना बंद कर दिए। तो लोगों को जब इस चीज की मतलब एडुकेशन हो जाएगी, इस चीज की जागरूकता हो जाएगी, तो वो अपने आप ही ये करना बंद कर देंगे। और कोएग्जिस्टेंस जो आप जिसकी बात कर रहे हैं कि इंसान और जानवर मिल के रहे, आपस में हार्मनी में रहे, कोएग्जिस्ट करे, तो ये तो जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती जाएगी लोग अपने आप ही उन लोगों पे शोषण करना बंद कर देंगे, उन लोगों को प्रोटेक्ट करना शुरू करेंगे, तो आप अपने आप ही चीजें सुलझती जाएगी। पर ये कोएग्जिस्टेंस तो तब होगा ना, आप देखिए हमारे पूर्वजों ने जानवरों का यूज़ किया था फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, बट बेसिकली अब ट्रांसपोर्टेशन की हमारे पास बहुत सुविधाएं हैं, पर हमारे जो कुछ मंदिर हैं जहाँ पर आज तक ट्रांसपोर्टेशन नहीं पहुँचा है, वहाँ पर आज भी जानवरों को ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जाता है। मेरे ख्याल से कोई ऐसा होगा जो पॉडकास्ट देख रहा है उसने केदारनाथ का हाल ना देखा हो, ठीक है। तो बेसिकली जो लोग वहाँ पर ये अत्याचार करते हैं, तो वहाँ की गवर्नमेंट या वहाँ की पुलिस इसके लिए कोई एक्शन क्यों नहीं लेती है? एक्शन इसीलिए नहीं लेती है क्योंकि एक्शन वो लोग तब लेंगे जब कोई रिपोर्ट करेगा। क्रूएल्टी के केसेस देखिए लोग देखते हैं, मैंने तो कई सारे रील्स भी देखे हैं इंटरनेट पे, क्योंकि लोगों को बुरा लगता है, लोग रील बनाते हैं। तो आप ठीक है, रील बनाना और लोगों को जागरूक करना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप साथ साथ वहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का भी हेल्प लीजिए, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि पीसीए एक्ट में सब कुछ सारा रेगुलेशंस दिया हुआ है, तो उन लोगों के प्रोटेक्शन के लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, लॉज है। तो आप जाके लोकल पुलिस स्टेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का आप हेल्प लीजिए, लोकल पुलिस स्टेशन में जाके आप क्रूएल्टी का केस दर्ज कीजिए, तभी ना पुलिस आके उसमें इंटरवेंशन कर पाएगा। आप कोई अगर केस रिपोर्ट नहीं होगा तो पुलिस कहाँ से मदद करेगी? जी, तो पुलिस इसमें मदद करती है आपकी पूरी? आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर देखा जाए, अगर हम लॉज और कानून की बात करें, तो लॉज बनाई गई हैं इन सब चीजों के बारे में कि आप किसी भी जानवर के साथ कोई भी तरह की क्रूरता या किसी भी तरह का उनके साथ हम शोषण नहीं कर सकते। क्योंकि अब ये जो खच्चर हैं, इनको गवर्नमेंट ने ये अलाउ किया हुआ है कि आप उसको यूज कर सकते हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन। उसमें भी गाइडलाइंस ऐसी हैं कि आप उनको
जो है आप एक ही चक्कर लगाएंगे उनका, आप उनको खाना पानी इनफ देंगे, आप उनको ओवरलोड नहीं करेंगे, लेकिन ये सब गाइडलाइंस फॉलो नहीं की जाती हैं। तो केदारनाथ की यात्रा में हम कितनी बार देखते हैं कि कई घोड़े और खच्चर ऐसे होते हैं जो इतना थक चुके होते हैं कि वो गिर जाते हैं और लोग उनको डंडे मारते हैं। तो अगर आप आसपास ऐसा देख रहे हैं कि आपके आसपास ऐसा हो रहा है, तो आप उसी समय उसका वीडियो बनाइए, और सिर्फ वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डालना ही काफी नहीं है। आप उसी समय आप पुलिस को फोन कर सकते हैं, आप वहां पे जो भी आपको दिख रहे हैं कि कोई ऐसी अथॉरिटी है वहां पे, आप उनको ये चीज की कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि इन सब चीजों की रेगुलेशन है। लेकिन वो जानवर अपने लिए आवाज नहीं उठा सकता, तो उसके लिए आवाज हमें ही उठानी पड़ती है। और ऐसी कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे पीएफए है, पीपल फॉर एनिमल्स, तो वो लोग इस बारे में बहुत ज्यादा अच्छे से काम कर रहे हैं। जो घोड़े और खच्चर होते हैं जो जख्मी होते हैं, जिनके पैर में मतलब एक टांग टूट गई है या फिर किसी तरह की उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गई हैं, वो उनके काम के नहीं रहते, तो वो उनको छोड़ देते हैं। तो वो लोग जो है वो उनको रेस्क्यू करके, एक सैंक्चुरी है वहां देहरादून में है, तो वहां देहरादून में वो उन सारे खच्चरों को उस सैंक्चुरी में लेकर आते हैं, उनका वहां पे पूरे अच्छे से उनका ट्रीटमेंट होता है, वहां पर उनको रखा जाता है उनकी बाकी की पूरी जिंदगी। तो कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस इसके लिए काम कर रही हैं। और उन घोड़ों को जहां तक की बात है, उन घोड़े और खच्चरों की जहां तक की बात है कि अगर उनके साथ कुछ क्रूरल्टी हो रही है जो वहां पे, तो आसपास के लोगों को उसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी कि वो उसके लिए आवाज उठाएं, तभी कुछ बदलाव आ सकता है। आप जैसे कह रहे हैं कि वो अपने लिए कुछ नहीं बोल सकते, बेसिकली बात रेप की जाए तो आजकल वो इंसानों तक सीमित नहीं है, वो अब जानवरों पे भी आ गया है। और वो कुछ बोल नहीं सकते हैं, तो किसी को ये पता ही नहीं है कि उनका भी इस तरीके से शोषण किया जा रहा है। तो कौन सी ऐसी संस्था है या कौन सा ऐसा कोई मतलब कानून है जिसका हम यूज़ करके इसके अगेंस्ट में जो भी क्रिमिनल है उसको सज़ा दिलवा सकते हैं? हाँ, जैसे ये भी पीसीए एक्ट के अंदर ही आता है। इसमें लॉज है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट सबसे हाईएस्ट सेंटेंस होता है इस क्राइम के लिए, और नहीं तो 10 साल की सजा और फाइन ये होता है। लेकिन इसके लिए वही सबसे बड़ी बात है, लोगों को ही इसके लिए आगे आना पड़ेगा। अगर आपको इस तरह का कुछ दिख रहा है आपके आसपास, तो पहले तो या तो आप उसका वीडियो बनाइए, जो आदमी ये कर रहा है उसको कन्फ्रंट कीजिए, उसको रोकिए। और मतलब रोकने से पहले एक तो पहली बात कि आप अलर्ट रहिए, सतर्क रहिए, आप खुद ऑब्जर्व कीजिए, आसपास के लोगों को सतर्क कीजिए कि ये एक पर्टिकुलर कोई आदमी है जिसके मुझे लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं या इसके इंटेंशंस मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। आप जागरूक रहिए, दूसरों को जागरूक कीजिए। आपको इस तरह का कुछ करते हुए वो आदमी दिखा तो आप उसका वीडियो बनाइए, पुलिस को रिपोर्ट कीजिए। इसी से आप इस चीज को रोक सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि शुरू से जो हम बोल रहे हैं, सबसे पहला चीज लोगों का माइंडसेट चेंज करना, एडुकेशन, सेंसिटाइजेशन और जागरूकता, इसी से बदलाव आ सकती है। मैं एक और चीज बोलना चाहूंगी इसमें कि एक स्टडी हुई थी साइकोलॉजी और क्रिमिनोलॉजी के ऊपर, तो उसमें जो क्रिमिनल्स थे उनके ऊपर स्टडी की गई थी। तो ये पता लगाया गया कि जो लोग अपने बचपन में या फिर अपने जवानी से पहले उन्होंने किसी ना किसी तरह का जानवरों के साथ कुछ ना कुछ उन्होंने क्रूरल्टी की होती है या कुछ ना कुछ उन्होंने बुरा बर्ताव किया होता है उनके साथ, और उसके बाद जाकर वो इंसानों के साथ करते हैं। तो जो भी ऐसे क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने कुछ इंसानों के साथ ऐसे वॉयलेंट एक्ट्स किए हैं, अगर आप रेप की बात करें या फिर आप किसी के मर्डर की बात करें, तो उनका कहीं ना कहीं ये लिंक रहा है कि उन्होंने जानवरों के साथ पहले क्रूरता से शुरुआत की थी। तो वही होता है कि ये एक स्टडी है, इसकी पूरी प्रॉपर रिसर्च है, आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में इंटरनेट पे। तो ये एक ऐसी मानसिकता होती है जो बचपन से जन्म लेती है। अगर बचपन में एक बच्चा जो है वो किसी जानवर को मार रहा है और उसको लग रहा है कुछ फर्क नहीं पड़ा, कुछ इससे मुझे इसके मेरे को रिपरकशंस नहीं मिले, तो वो फिर आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा, और वो इंसानों के साथ भी एक दिन कुछ ना कुछ दुर्व्यवहार करेगा। तो ये एक पूरी प्रॉपर रिसर्च पेपर लिखा गया है कि एनिमल क्रूरल्टी से किस तरह से लोग ह्यूमन क्रूरल्टी तक पहुंचते हैं।
तो जो जड़ है वो एनिमल क्रूरटी को ही हमें रोकना जरूरी है। इसीलिए लोगों को ये अवेयरनेस पहुंचाना कि भाई उनको मत चोट पहुंचाओ, उनको मत नुकसान पहुंचाओ, लोगों के अंदर वो कंपैशन पैदा करना, दया भावना पैदा करना। आप जैसे कह रहे हैं कि डेयरी प्रोडक्ट एक क्रूरटी है, तो हमारे युगों में और युगांतर में देखा जाए तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल भगवान कृष्ण है, जिनके पिताजी भी गौपालक थे, उनके यहाँ कई लाखों गाय थी। तो जब वो ही डेयरी फार्म चला सकते हैं और कृष्ण भगवान भी एक्चुअली उस बिजनेस में इन्वॉल्व थे पूरी तरीके से, तो फिर ये डेयरी फार्म गलत कैसे हो सकता है? पहली बात ये कि कृष्ण भगवान और इंसान का तो एक तो तुलना ना ही किया जाए। ये तो बहुत एक बड़ी गलत, मतलब पहली ये हम स्ट्रीट एक्टिविज्म में भी कई बार ये क्वेश्चन, मतलब इस चीज का हम लोग को सामना करना पड़ता है। लोग बोलते कृष्ण भगवान, अरे आप कृष्ण भगवान नहीं हो, आप गोवर्धन पर्वत, कृष्ण भगवान तो गोवर्धन पर्वत भी उठाते थे, आप गोवर्धन पर्वत उठाओगे? तो ये तो कंपैरिजन में ही नहीं आता है। फिर भी अगर आप बोल रहे हैं कि ये गलत कैसे हो सकता है कि वो लोग करते थे तो वो लोग अगर करते हैं तो उसी मॉडल में हम करेंगे तो गलत कैसे वो गलत अगर नहीं है तो हमारा गलत कैसे हुआ? एक तो जिस युग में कृष्ण भगवान थे और जिस तरीके से उस समय गोपालन किया जाता है, क्या हम बोल सकते हैं कि हम लोग उस तरीके से अभी गोपालन करते हैं? कृष्ण भगवान के यहाँ पे और महाराज नंद के यहाँ पे जिस तरह से गायों को रखा जाता था, वो खुला घूमते थे, ये घास खाते थे, खुला घूमते थे, उसमें से कोई नर बछड़े को मारा नहीं जाता था, किसी बूढ़ी गाय को बेच नहीं दिया जाता था, कसाई के पास नहीं भेजा जाता था। तो उस तरीके से, और वो लोग परिवार का हिस्सा होते थे, मतलब परिवार की तरह रहते थे। और उसमें वो एक क्या उसको जो बोलते हैं एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, मतलब गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप, कि हम आपको खाना दे रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं, शेल्टर दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, उसके बदले में हम आपसे दूध ले रहे हैं, वो भी उतना ही दूध ले रहे हैं जिसका आपको, मतलब आप अपने बच्चे को अच्छे से खिलाने पिलाने के बाद जो भी बचता है उतना ही हम ले रहे हैं। और ये सिर्फ कृष्ण भगवान का ही बात नहीं है, जो उस समय जो वैदिक मॉडल जो था, उस समय उस युग में हर घर में गाय हुआ करती थी। गाय समृद्धि का एक प्रतीक हुआ करता था, कि जिस गृहस्थ के घर में गाय है, मतलब वो गृहस्थ एक समृद्ध गृहस्थी है। मतलब गाय नहीं होना उसको माना जाता था कि ये बहुत गरीब, मतलब इसके घर में लक्ष्मी नहीं है। जिसके घर में लक्ष्मी है, गाय, जैसे तुलसी का पौधा को हम एक मतलब शांति और इसका प्रतीक मानते हैं, हर घर में तुलसी का पौधा होता है, तो उस तरीके से गाय को भी वैसे उतना ही सेक्रेड और उतना ही पवित्र एक स्थान दिया जाता था कि इसके घर में एक गाय है। तो इसीलिए होता था क्योंकि गाय एक परिवार का हिस्सा होता था, परिवार की तरह वो रहती थी, बच्चे होते थे, बच्चे बड़े होते थे, नर बछड़ा हुआ तो बैल, वो बैल की तरह यूज होता था, और वो अच्छे से खाता पीता था, जितना भी दूध थोड़ा बहुत मिलता था उससे गृहस्थी का काम चल जाता था। प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब लोग इसका धंधा बनाना शुरू किए। उस समय इसका बिजनेस नहीं होता था, सिर्फ अपने पर्सनल यूज के लिए लोग घर में गाय रखते थे, और जितना भी दूध उसका बच्चा पीने के बाद जितना भी दूध रहता था उससे गृहस्थी का काम चल जाता था। जब आप इसका धंधा बनाएंगे, जब आपको उसका दूध बेचना है, तभी प्रॉब्लम शुरू होता है कि मुझे अपने यूज के लिए भी चाहिए, फिर मुझे चाहिए कि मैं थोड़ा सा और बेच पाऊं और बेच के पैसा ले पाऊं, तभी इस तरह का शोषण शुरू होता है। तो कृष्ण भगवान से तो इसका कोई तुलना ही नहीं हो सकता है कि वो लोग किस तरह से तब गौपालन करते थे और आज के युग में किस तरह से हम गौपालन करते हैं। तो गलत इसीलिए है कि मतलब जो परिवार वाला वो जो फीलिंग, जिस मानसिकता से उस समय गौपालन किया जाता था, वो अभी हमारे युग में नहीं है। जी बिल्कुल, जैसे कृष्ण भगवान खुद गायों को चराने ले जाते थे, पर आजकल सिर्फ खोल दिया जाता है कहाँ जा रहे हैं, उनके संग कौन क्रूरल्टी कर रहा है, कौन उन्हें डंडा मार रहा है, कौन उन्हें खाने को दे रहा है। कई बार वो बेचारे भूखे पेट ही लौटाते हैं और कोई ध्यान नहीं देता कि वो भूखे पेट लौट के आए, पर कृष्ण भगवान उन्हें अपने साथ ले जाते थे और अपने साथ घुमाते थे। जी जी नहीं, आजकल की अगर बात करें तो डेयरी जो है वो एक इंडस्ट्री बन चुकी है, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है उसका। तो जो गायों को बाहर छोड़ने की बात आती है, तो जो प्रॉपर वैसे बड़े डेयरी फार्म्स होते हैं उसमें वो गायों को छोड़ते नहीं है। वो गाय पूरी जिंदगी एक जगह पर वो बंध ही रहती है। वो तो उनको वो जो फिजिकल एक्सरसाइज होती है उनकी वो भी नहीं मिलती है। वो एक जगह अपनी पूरी जिंदगी, और उसका पर्पस ही यही है कि ये गाय हमें सिर्फ दूध देने के लिए है। उसका
आगे पीछे कुछ नहीं। जब वो गाय दूध देना बंद करती है, उस गाय का पर्पस खत्म हो जाता है उनके लिए, वो उस गाय को या तो सड़क पे छोड़ देते हैं या फिर उसको बेच देते हैं। तो वो जो एक पहले हमारा एक वो था कि उस गाय के साथ एक हमारी अटैचमेंट थी, हम उस गाय के लिए केयर करते थे, हम नाम रखते थे गायों का और उस तरह से ट्रीट करते थे। आज के समय में वैसे नहीं ट्रीट किया जाता है गायों को, उनको सिर्फ एक कमोडिटी की तरह देखा जाता है। और एक क्रूअल एस्पेक्ट इसका ये भी है कि देखिए, जैसे हम स्पेशली महिलाएं इसके साथ बहुत ज़्यादा हो सकता है कनेक्ट कर पाएंगी, क्योंकि महिलाएं आगे जाके माँ बनती है। तो सबसे पहला ये अगर आप देखेंगे कि जो डेयरी इंडस्ट्री है वो सबसे मतलब एक मातृत्व जो मतलब इंसान हो चाहे जानवर हो, ये सबसे प्योरेस्ट सबसे पवित्र फीलिंग होता है दुनिया का। तो सबसे डेयरी इंडस्ट्री का मूल आधार ही है कि वो मातृत्व का विनाश करके ही उसका बिजनेस चलता है। कि मतलब एक माँ और उसके बच्चे के बीच में जो कनेक्शन है, ये जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है, ब्रेस्ट फीडिंग बोला जाता है, ये इंसान हो चाहे किसी भी मैमल का जो स्तनपाई जीव है, हर स्तनपाई जीव अपने बच्चे के लिए दूध, अपने शरीर से जो दूध प्रोड्यूस करती है वो अपने बच्चे के लिए करती है, क्योंकि हर मादा तभी दूध देती, हर स्तनपाई जीव तभी दूध देती है जब वो माँ बनती है। तो ये प्रकृति का ही संकेत है कि वो दूध उसके बच्चे के लिए है। जब हम वो दूध ले लेते हैं तो मतलब वहीं पे मातृत्व का विनाश होता है कि हम एक बच्चे, माँ और बच्चे के बीच में जो एक बॉन्डिंग है, जो एक रिलेशनशिप है, हम उसको तोड़ के उसका हनन करके हम एक बिजनेस चला रहे हैं, एक धंधा चला रहे हैं, कॉमोडिटाइज कर चुके हैं। ये तो सबसे पहला अनएथिकल बात है। तो मुझे तो लगता है जो भी महिला माँ या तो बनी है या नहीं भी बनी है, और सिर्फ इसके लिए माँ बनने की भी जरूरत नहीं है। मुझे तो लगता है कि वो एक मर्द भी शायद ये चीज महसूस करेगा, क्योंकि माँ हर किसी की जिंदगी में होता है, वो चाहे एक महिला हो चाहे मर्द हो। तो मतलब हर इंसान इस चीज को महसूस करेगा कि उसके साथ एक महिला का सबसे पहला रिश्ता होता है, वो मर्द का हो चाहे औरत का हो, माँ के साथ सबसे पहला रिश्ता होता है। और सबसे पहला रिश्ता ये होता है कि स्तनपान, मतलब हर इंसान को जब वो दुनिया में आता है, उसकी माँ उसको पहला खाना उसका जो होता है वो माँ के स्तनपान से उसकी जिंदगी शुरू होती है। तो ये तो चाहे एक मर्द हो चाहे एक औरत हो, हर इंसान इस चीज को अगर उस चीज से रिलेट करेगा कि कितना बड़ा पाप है कि हम एक बच्चे को उसके माँ से छीन रहे हैं इस चीज के लिए जिसके हमारे शरीर को जरूरत ही नहीं है। मतलब गाय के बच्चे के, जो गाय दूध प्रोड्यूस करती है वो गाय के बच्चे के लिए, इंसान के बच्चे के लिए इंसान दूध प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो एक चीज, जो एक प्रोडक्ट हमारे शरीर के लिए जरूरी ही नहीं है, उसके लिए हम कितना बड़ा एक अनएथिकल चीज कर रहे हैं, ये हमको सोचना चाहिए। और मुझे लगता है हर इंसान इस चीज से कनेक्ट कर पाएगा। जैसे किसी की माँ के दूध का हक उसका है, ऐसे ही जानवर के दूध का हक उसी के बालक का है जी। बट अगर ये कर दिया जाए तो हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं, जो कि हमारे लिए एक्चुअल में हेल्दी हैं, वो भी गायब हो जाएंगे। तो डेयरी प्रोडक्ट्स का ऑल्टरनेटिव कहाँ से आएगा फिर? अभी तो मार्केट में बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स आ चुके हैं, और ये तो कई सारी स्टडीज के माध्यम से ये जाना गया है कि लैक्टोज इंटॉलरेंस या दूध में जो वो मिल्क का जो शुगर होता है, लैक्टोज जिसको बोलते हैं, वो लैक्टोज पचाने के लिए जो एंजाइम्स होते हैं वो बहुत इंसान के शरीर में पैदा ही नहीं होता है। इसी से हम लोग को जो ये गैस, एसिडिटी, बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस से डायबिटीज, ये सब बीमारी भी आजकल होने लगी है। मैं ये इंफॉर्मेशन नहीं मतलब देना चाहूंगी कि डायबिटीज सिर्फ डेयरी कंजम्पशन से नहीं होता है, उसके कई सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन एक मेजर कंट्रीब्यूशन ये भी है, डेयरी कंजम्पशन एक मेजर कंट्रीब्यूटर है। और लैक्टोज इंटॉलरेंस अभी इंडिया में एक शोध में पाया गया है कि 70% लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट है। तो हम लोग बिना जाने ही ये कंज्यूम करते जाते हैं, खाते जाते हैं, और हम बीमार रहते हैं, डाइजेशन प्रॉब्लम्स होता है, गैस, एसिडिटी होता रहता है, लेकिन हमको पता नहीं चलता है। वो इसीलिए क्योंकि हम वो लैक्टोज को पचा नहीं पा रहे हैं अपने शरीर में। तो मतलब जो हम शरीर में डाल रहे हैं उसका फायदा तो हमको हो नहीं रहा है, वो पूरा वेस्ट प्रोडक्ट की तरह सिर्फ गैस बन के हमारे शरीर से वो निकल भी रहा है और हमको तकलीफ दे के निकल रहा है।
तो इसीलिए अभी कई सारे ऑल्टरनेटिव्स आ गए हैं। जैसे मिल्क का कई सारा दूध का ऑल्टरनेटिव्स है, अभी प्लांट बेस्ड मिल्क बहुत सारे आ चुके हैं मार्केट में। सोय मिल्क, कोकोनट मिल्क, मिलेट मिल्क, ओट मिल्क, ये सारी हर तरह का ये मिल्क अवेलेबल है मार्केट में, कमर्शियली अवेलेबल है। कोई भी आप ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल में, ये ई कॉम जो भी पोर्टल्स है वहां जाके आप सर्च कर सकते हैं। अमेजोन जो भी आपका अपना प्रेफर्ड पोर्टल है, वहां पे आप जाके प्लांट बेस्ड वीगन मिल्क अगर आप सर्च करेंगे तो आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। उसका चीज, कई सारे मतलब जो भी डेयरी का प्रोडक्ट है, जैसे मिल्क हो गया, दूध हो गया, चीज हो गया, पनीर हो गया। पनीर की जगह टोफू आता है अभी मार्केट में, घी आता है, बटर आता है, दही आता है। हर चीज का, हर प्लांट बेस्ड ऑल्टरनेटिव अभी मार्केट में आ चुका है। आप ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है। और एक अच्छी बात ये है कि आपके पास अगर थोड़ा सा टाइम है घर में, आप अगर हेल्दी खाना, और भी हेल्दी आप अगर खाना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें आप घर में भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। कई तरह के प्लांट बेस्ड मील्स घर में एकदम आसानी से बन जाता है। मतलब मैं पर्सनली बता रही हूँ कि मतलब एक टाइम था जब मेरा एक बहुत इंटेंसिव मतलब वर्क लाइफ हुआ करता था, 9 to 5 जॉब, लेकिन वो 9 to 5 कभी 9 to 9 जॉब हो जाता था मेरा। लेकिन उसके बाद भी मेरे पास इतना टाइम रहता था कि मैं अपने घर में अपना प्लांट बेस्ड मिल्क मैं खुद बना सकूं। आप आमंड मिल्क बनाइए, चाहे सोया मिल्क बनाइए, चाहे कोकोनट मिल्क बनाइए, उसमें एकदम मतलब एंड टू एंड आपको टाइम सिर्फ 30 मिनट ही लगना है। आप आमंड भिगो दीजिए, रात भर भिगोइए, अगले दिन उसको बस धो के या बिना धोए भी आप उसको 1 लीटर पानी में ग्राइंड करके उसको छान लीजिए। तो इतने में, इसमें कितना टाइम लगता है। तो आप घर में अपना फ्रेश मिल्क बना सकते हैं, वो आपके लिए ज्यादा हेल्दी रहेगा, आपके डाइजेशन प्रॉब्लम्स को कई हद तक वो सॉल्व करेगा, न्यूट्रिशियस रहेगा, आपके पेट के लिए हल्का रहेगा। तो हर तरीके से ये जिसको बोलते हैं ना विन विन सिचुएशन, ये विन विन सिचुएशन है। अगर आपके पास टाइम की दिक्कत है तो आप मार्केट से कमर्शियली अवेलेबल, अभी तो ब्रांड्स बहुत सारे ब्रांड्स हैं, आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, तो आप ये मार्केट से भी सोर्स कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। बिल्कुल, मैं इसमें एक और पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ कि इस पॉइंट पे हम ह्यूमंस ने इतना ज्यादा, हम लोग ने एडवांसमेंट कर लिया है टेक्नोलॉजी के मामले में। मतलब हमारे पास ट्रांसपोर्ट है, सब कुछ है, हमारे पास कपड़े हैं जो हम सिंथेटिक मटेरियल से बनाते हैं, और जो हमारा फूड है, जैसे अगर हम प्लांट बेस्ड मिल्क की बात करें, चीज की बात करें, मतलब आज के जमाने में आपको मॉक मीट तक मिलता है जो कि सोया से बना हुआ होता है, उसका टेक्सचर आपको वैसा ही मिलता है। तो कुछ लोग जैसे होते हैं, उनको आदत होती है, वो टेस्ट की वजह से खाते हैं। अगर वो नहीं छोड़ पा रहे हैं वो एनिमल प्रोडक्ट्स, तो उसके लिए ऑल्टरनेटिव्स मार्केट में मौजूद हैं। मतलब अगर इतना आपको आसानी दी जा रही है, इतनी अवेलेबिलिटी है मार्केट में, तो फिर हम क्यों जानवरों का तब भी हम शोषण कर रहे हैं? वो एक पॉइंट आ जाता है हम लोगों का कि इस पॉइंट पे जब इतना एडवांसमेंट हो चुका है, हम लोग अब घोड़ों का इस्तेमाल नहीं करते, हम गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, हम कबूतरों का इस्तेमाल नहीं करते, हम फोन का इस्तेमाल करते हैं, तो हम आज भी उन जानवरों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं है करने की? एक आम आदमी जो कि नॉर्मल लाइफ जीता है, वो जानवरों की मदद कैसे कर सकता है आप लोगों के हिसाब से? एक तो पहली बात है कि आप खुद उसमें पार्टिसिपेट ना करें, आप खुद किसी भी जानवरों के प्रति कोई क्रूरता ना करें। अगर आपको अपने आसपास कोई भी इस तरह का घटना घटते हुए दिख रहा है, आप उस इंसान को रोकिए। वो नहीं रुकता है तो आप पुलिस की जरूर मदद लीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि आप खुद को जागरूक कीजिए एनिमल प्रोटेक्शन लॉज के बारे में, क्योंकि अगर आप पुलिस के पास जाएंगे भी तो आपको वो लॉज और वो एक्ट्स पता होना चाहिए जिसके अंडर आप वो केस फाइल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आप एनिमल प्रोटेक्शन लॉज के बारे में थोड़ा सा अपने आप को, मैं ये नहीं बोल रही कि आप ईच एंड एवरी हर एक सेक्शन को पढ़ें, या लेकिन आप किस लॉ के नीचे किस एक्ट ऑफ क्रूएल्टी को आप रिपोर्ट कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आप अपने आप को जागरूक कीजिए, अप टू डेट कीजिए, अपने आप को अपडेट कीजिए। और लोगों को, दूसरों को आप
जागरूक कीजिए। आपको जब पता चले, जैसे ये वीगन बनना, ये भी एक बहुत बड़ा स्टेप है। आप अगर ये भी बात है कि बहुत लोगों को एकदम से सब कुछ छोड़ देना मुश्किल लगता है, तो आप धीरे धीरे छोटा छोटा स्टेप्स लीजिए। आप संकल्प लीजिए, रेजोल्यूशंस लीजिए कि अच्छा मेरा नेक्स्ट क्वार्टर में मैं ये कर दूंगा, ये छोड़ दूंगा। सबसे आसान तो ये होता है कि आप सबसे डिफिकल्ट होता है खाने का जो चीजें हैं वो छोड़ना। तो अगर खाने की चीजों में छोड़ना आपको डिफिकल्ट लग रहा है, तो पहले तो आप अपना पहनावा में चेंज लाइए। आप लेदर बेल्ट को रिप्लेस कीजिए। अभी तो कपड़ों का बहुत सारा बेल्ट आता है, फॉल्स लेदर का, फेक लेदर का बेल्ट आता है, शूज बेल्ट, शूज, वॉलेट, ये सब में आप पहले चेंजेस लाइए। आप वैसे फर हमारे देश में तो नहीं पहनता, तो ये हमारे देश के लिए रिलेवेंट है, बट अगर आप जैसे ऊन का इस्तेमाल करते हैं तो एक्रिलिक वूल है, अभी बहुत सारा स्पेशली ये जो जैकेट वगैरह होता है, थर्मल्स जो होता है, थर्मल्स में वैसे भी वूल नहीं यूज होता है, अंदर तो कुछ पॉलिएस्टर इतना कॉटन का। पॉलिएस्टर वो सब स्टफिंग होता है। तो वैसे भी तो हमारा ऐसे बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स तो ऐसे ही आ गए हैं। तो आप ये सिल्क कोशिश, है, सिल्क है, तो की सिल्क जगह। का भी ऑल्टरनेटिव्स है, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स है। तो आप पहले तो पहनावे में आप अपना चेंज कीजिए, सबसे आसान तो वो है। सेकंड ये है कि आप कॉस्मेटिक्स में देखिए, आजकल एनिमल टेस्टेड या वीगन कॉस्मेटिक, ब्रांडेड लेबल्ड वीगन कॉस्मेटिक्स, सर्टिफाइड वीगन कॉस्मेटिक्स भी बहुत सारे ब्रांड्स है। और एनिमल टेस्टिंग भी मैक्सिमम कंपनीज अभी एनिमल टेस्टिंग नहीं करता है, तो आप एक्चुअली इंडिया में एनिमल टेस्टिंग बैंड है, लेकिन जो इंटरनेशनल ब्रांड्स होते हैं उनमें एनिमल टेस्टिंग होती है जो यहाँ पे सेल होते हैं, लेकिन इंडिया में कॉस्मेटिक्स की टेस्टिंग बैंड है। तो जो ब्रांड्स होते हैं इंडियन ओरिजिन के, वो क्रूल्टी फ्री ही होते हैं। तो आप वो कीजिए। तो कई सारी चीजें हैं जिससे आप शुरुआत कर सकते हैं, और धीरे धीरे आप ये अपने खाने तक भी ले जाइए। और जैसे मैंने बोला कि आप 90 डे चैलेंज या एक वो छोटा छोटा रेजोल्यूशंस लीजिए, इस क्वार्टर में मैं ये करूंगा, इस क्वार्टर में मैं ये छोड़ दूंगा, और मैं कैसे छोड़ूंगा उसका आप थोड़ा ऑल्टरनेटिव्स का भी जैसे अरेंजमेंट करते रहिए, ट्राई करते रहिए, घर में कुछ बनाइए। इस तरह से करते करते मुझे लगता है ये जर्नी बहुत इजी हो जाएगा, और ये हर इंसान कर सकता है, हर आम आदमी भी कर सकता है। तो ये बहुत बहुत मुश्किल या बहुत बड़ी बात नहीं है। लियो टॉल्स्टॉय ने ऐसा कहा है कि पीस बिगिंस विद योर प्लेट, कि अगर हम शांति की बात करते हैं, हम प्रेम की बात करते हैं या कंपैशन की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम खुद से शुरुआत करें। अगर हम बात करते हैं कि हमें शांति चाहिए, हमें प्यार चाहिए, हमें न्याय चाहिए, और खुद हमारे प्लेट पे एक दर्द से एक मरा हुआ एक जानवर है, तो वो चीज हमारी मैच नहीं करती। तो सबसे पहले शुरुआत तो हम खुद से ही कर सकते हैं अगर एनिमल्स की हम मदद करना चाहते हैं तो। दूसरा, मनीषा जी ने बहुत सारी चीजें वैसे तो बता दी हैं कि आप कहीं पे भी क्रूरता होते हुए देखते हैं तो आप तुरंत उस चीज का वीडियो बनाइए, पुलिस को कॉल करिए। अगर आप किसी भी जानवर को देखते हैं कि वो जख्मी हालत में है या बीमार है, तो आप किसी भी एनिमल एम्बुलेंस को कॉल कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट कर सकते हैं। वो लोग आके उस एनिमल का ट्रीटमेंट करेंगे, या तो ट्रीट ऑन स्ट्रीट करेंगे या फिर उसको किसी शेल्टर में शिफ्ट करेंगे। तो ये सारी कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो हम सब कर सकते हैं। अब वीगन बनना बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप सच में कुछ जानवरों के लिए करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि मैं जानवरों के साथ कुछ अत्याचार नहीं करना चाहता, तो आप सबसे पहले वीगन बनने से शुरुआत करिए। मनीषा जी ने जिस तरह कहा कि अगर आपके लिए खाने में परिवर्तन लाना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो आप अपने पहनावे से शुरू करिए, अपने मेकअप से शुरू करिए, आप बाकी चीजों से शुरू करिए कि आप जानवरों को सवारी के लिए इस्तेमाल ना करें, आप सर्कस या फिर जू इन सब में इनको सपोर्ट ना करें। कोई भी ऐसी जहां पे एनिमल्स के साथ क्रूरटी होती है, उन जगहों को आप सपोर्ट करना बंद कर दीजिए। आप किसी डॉग को खरीदने की जगह आप अडॉप्ट करिए शेल्टर में जाके। तो इस तरह से हर इंसान कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है अपने लेवल पे। बेसिकली आप लोग अगर इनकी बातों से ना रिलेट कर पा रहे हो तो आप स्पिरिचुअलिज्म की तरफ बढ़िए, आप भगवान की तरफ बढ़िए, आप रोज़ एक मंदिर जाना शुरू कर दीजिए। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जब आप रोज़ एक मंदिर जाना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि मैंने बेल्ट गलत पहनी हुई है, आपको लगेगा कि मेरे जेब में जो पर्स रखा है वो गलत है, और आप अपने इंडियन अटायर की तरफ बढ़ने लगेंगे। और जो हमारा इंडियन अटायर है वो बेसिकली कॉटन बेस्ड होता है। तो आपकी लाइफ स्टाइल वीगन तो नहीं होगी, बट ऑटोमेटिकली वीगनिज्म की तरफ बढ़ जाएगी। अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हैं
तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज होने लगेगी। जो जिस चीज़ के लिए लोग काम कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली होने लगेगा। मनीषा जी और अवंतिका जी, मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि ये सोशल वेलफेयर की चर्चा मेरे इस चैनल पर हो पाई है। मेरे हिसाब से अगर इस दुनिया में एक दो लोग भी आपकी तरह सोचने लगें इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद, तो हो सकता है कि मेरी और आपकी लाइफ सफल हो जाए। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ मेरे इस चैनल को इतना रिच कंटेंट देने के लिए। राधे राधे। और मैं चाहता हूँ आप लोग इस चर्चा सीरीज़ पर दोबारा आएँ एक नए गाइडेंस के साथ।